वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हमारे साथ हैं मोहम्मद अवैस, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर पाकिस्तान से। अवैस अभी कम्युनिकेशन स्टडीज़ में पीएचडी कर रहे हैं और आप सर्टिफाइड ट्रेनर हैं एनवीओ के। तो आज का सेशन हमने रखा है एनवीओ के बारे में, क्वालिटेटिव एनालिसिस यूजिंग एनवीओ। इसको कैसे करेंगे, इसकी क्या पावर्स हैं, इन सब के बारे में। हमारा जो लैंग्वेज रहेगा मिक्स रहेगा, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, हम सारे मिक्स करके इसमें रहेगा। इंग्लिश में हम मान के चलते हैं बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो अपनी जबान में, अपनी लैंग्वेज में हम बात करते हैं। अवैस, ओवर टू यू, यू मे Thank you स्टार्ट। so much, sir. Thank you so much for giving this opportunity to share my knowledge about NVivo. सर NVivo जो है, सबसे पहले तो 2-3 चीज़ें मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि NVivo जो है वो सिर्फ टेक्स्ट को डील करता है जब हम एनालिसिस करते हैं उस पे। फॉर एग्जांपल ऑटो कोडिंग करनी है या मैनुअल कोडिंग करनी है तो ये सिर्फ टेक्स्ट को डील करेगा। आप इसमें ऑडियो फाइल्स इंपोर्ट कर सकते हैं, वीडियो फाइल्स इंपोर्ट कर सकते हैं, बट जो एनालिसिस में आप यूज़ कर सकते हैं वो उसकी ट्रांसक्रिप्शन फाइल होगी। मैं एक इंटरफेस उसका पहले ओपन कर लूँ और वो हम देख लेते हैं कि वो किस तरीके से, उसमें क्या-क्या ऑप्शंस हैं। तो ये इसका इंटरफेस है बेसिकली, और यहाँ पे आपके जो रीसेंट प्रोजेक्ट्स होंगे जिन पे आपने काम किया होगा वो शो होंगे, और यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट अगर आपने कोई क्रिएट करना है तो वो यहाँ पे कुछ सैंपल प्रोजेक्ट इन्होंने दिए हुए हैं जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नए वर्जन में एक नई चीज़ ये आई है कि इन्होंने और सैंपल प्रोजेक्ट्स भी अपलोड किए हैं। फॉर एग्जांपल लिटरेचर रिव्यू किस तरीके से बेहतर आप कर सकते हैं, उसमें इसमें लिटरेचर के बारे में और बहुत सारी दूसरी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में आपको सैंपल प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, फ्री ट्रांसक्रिप्शन। आप जब एक ट्रायल वर्जन एक्टिवेट करते हैं तो आपको 15 मिनट की फ्री ट्रांसक्रिप्शन मिलती है, तो वो आप यहाँ से अवेल कर सकते हैं। अगर आपने एनवीवो की कोई फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी है जो फ्री सोर्स में अवेलेबल है वीडियोस, तो वो यहाँ से है। इन केस अगर आपको क्वालिटेटिव रिसर्च में जो चीज़ें एट प्रेजेंट एनवीवो ऑफर कर रहा है उसके अलावा आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप यहाँ पे उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो फीचर इंट्रोड्यूस करवा दें। यहाँ पे भी वही है कि आप किस तरीके से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं सर। यहाँ पे कोलैबोरेशन क्लाउड जो एक नया ऑप्शन आया है, इसमें ये है कि आप एक क्लाउड सर्विस लेते हैं और आपने इस सॉफ्टवेयर में एक प्रोजेक्ट किया है और आप क्लाउड पे उसको सेव करना चाहते हैं, और दूसरे किसी आपके जो एक रिसर्चर ने किया हुआ जिसके साथ आप कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो उन्होंने कोई काम किया है तो वो भी उसी क्लाउड पे अपलोड कर सकते हैं और फिर बाद में आप उसको डाउनलोड करके एक मास्टर फाइल बना सकते हैं, और जो उन्होंने कोडिंग की है, जो आपने कोडिंग की है, उसको एक पेज पे लेके आ सकते हैं। इसमें कुछ एप्लीकेशन ऑप्शंस हैं, पहले हम उसको देख लेते हैं। या हम पहले ऐसे करते हैं कि हम एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपने न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है सर, और यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट का टाइटल लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ एनवीवो वर्कशॉप विद डॉक्टर नीरज सर। यहाँ पे सर आप इसका जो है वो लॉग एक सेव कर सकते हैं कि आपने क्या-क्या किया है इस सारे अपने प्रोजेक्ट के दौरान। तो आपने नेक्स्ट करना है सर। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि ऑटो सेव द प्रोजेक्ट, तो आपने अगर ऑटो सेव यस किया हुआ है तो वो जो भी आप उसमें चेंज करेंगे वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि आपका जो अनडू का ऑप्शन है वो आपको अवेलेबल नहीं होगा। तो आफ्टर एवरी 15 मिनट्स अगर आप चाहते हैं कि वो आपको रिमाइंड करवाए कि मैंने एक ऐसा प्रोजेक्ट किया था सर कि जिसमें मैं इसको एक्टिवेट करना भूल गया था, तो जब मैंने उसको सेव किया तो हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली लाइट का उस टाइम काफ़ी इशू था। तो जो है वो मेरा वो सारा प्रोजेक्ट जो है वो जो है ना वो मैं दोबारा रिकवर नहीं कर सकता। तो ये रिकमेंडेड है कि ये जो है वो आप ये यस रखा करें। और उसके बाद क्रिएट रिकवरी फाइल, ये तो वही हैं जो इसकी के अगर आपने कोई रिकवर करना है प्रोजेक्ट तो इसको आपने वो आप देख लेंगे एवरी 30 मिनट्स करना है, एवरी आवर करना है कि वो अपने सिस्टम में कहीं पे जाके अपनी जो प्रोग्राम फाइल्स में कहीं पे जाके इसको सेव करें। उसके लिए आप इसको जो पाथ भी दे सकते हैं कि ये कहाँ पे आपकी रिकवरी फाइल से सेव करें। उसके बाद आपने क्रिएट प्रोजेक्ट कर देना है और इसके बाद हमारे पास ये इंटरफेस सामने आएगा। एनवीवो ने अभी नए वर्जन में, लेटेस्ट वर्जन में एक अच्छी चीज़ जो की है वो ये किया कि हर जब भी आप प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे या कोई न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो एक वर्चुअल टूर आपको करवाएगा। ये आपने करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये बेसिकली सर इंटरफेस है एनवीवो का। यहाँ पे अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो डाटा है यहाँ पे। डाटा में सर आप फाइल्स जो हैं वो इंपोर्ट कर सकते हैं,
और इसमें जो जो डिफरेंट फाइल्स इंपोर्ट आप कर सकते हैं, उनमें आप देखें, इस डाटा में आपकी फाइल स्टोर होती हैं और फाइल्स क्या-क्या हो सकती हैं, आपका प्रोजेक्ट हो सकता है। जिस तरह से मैंने अभी अर्ज़ की कोलैबोरेशन क्लाउड की कि आप मतलब फ़र्ज़ करें सर आपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है उसकी मास्टर कॉपी और मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ एज़ अ रिसर्च असिस्टेंट या एक हम रिसर्च पेपर पे काम कर रहे हैं। तो आपने मास्टर प्रोजेक्ट बनाया, उसकी एक कॉपी मुझे दे दी, एक कॉपी बाकी हमारे टीम मेंबर्स को दे दी। तो मैंने कुछ काम किया, बाकियों ने काम किया तो हमारे पास जो मल्टीपल प्रोजेक्ट फाइल्स आ गई, प्रोजेक्ट फाइल्स। तो अब आपने उनको मास्टर जो आपकी कॉपी होगी उसमें एम्बेड करना है, तो यू कैन यूज़ दिस ऑप्शन। प्रोजेक्ट का आप जाएँगे तो यहाँ पे आपको वो माँगेगा कि प्रोजेक्ट आपने किस तरीके से इम्पोर्ट करना है। तो ये हम बाद में जाके अगर हमारे पास टाइम हो तो हम इसको एक्सप्लोर कर लेंगे। एन कैप्चर इसके बारे में हम बात करेंगे कि एन कैप्चर में आप जो हैं वो सोशल मीडिया का डाटा आज हम थोड़ा-सा उसको जो है इम्पोर्ट करने की भी कोशिश करेंगे, वो इस सॉफ्टवेयर से होगा। फाइल्स, इसमें आप पीडीएफ वगैरह, इसमें वर्ड फाइल्स, इसमें टेक्स्ट फाइल्स और जितनी भी ये सपोर्ट करता है, वीडियो फाइल्स, इमेजेस वो आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। सर्वे में सर आप अगर आपने फ़र्ज़ कर लें सर्वे किया है और आपके पास सर्वे में एक्सेल की फ़ाइल है या सीएसवी की फ़ाइल है या ये सर्वे मॉन्की वगैरह हम यूज़ करते हैं, इनकी फ़ाइल्स कोई हैं आप, तो वो आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा क्लासिफ़िकेशन इसके बारे में अभी हम बात करेंगे जब हम फ़ाइल क्लासिफ़िकेशन में जाएँगे। बिब्लियोग्राफ़ी इसमें सर आप साइटैवी जो जो कि इन्होंने ही वो जो ओन कर लिया है, मेंडले, एंडनोट और बाकी सारे जो रेफ़रेंसिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, वो हम इसमें उनकी फ़ाइल्स इंपोर्ट कर सकते हैं। द गुड थिंग इज़ इसमें सर आप आउटलुक से भी इसको एम्बेड करवा सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप ईमेल्स पे कोई एनालिसिस करना चाहें, ईमेल के टेक्स्ट पे, उसके लिए ऑब्वियसली आपको ईमेल की उसको एक्सेस देनी है, ऑथराइज़ करना है, तो वो भी इसमें कर सकते हैं। कोड बुक अगर आपने कोई कोड्स बनाए हैं, थीम्स बनाए हैं, उसकी लिस्ट आपके पास है किसी फॉर्म में, तो वो आप इसको दे सकते हैं और रिपोर्ट्स, कि आपने इसमें क्या-क्या चीज़ें की हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो मास्टर कॉपी बनाई थी और मैंने जो आपकी दी हुई कॉपी में अपनी तरफ से जो कोडिंग वगैरह की थी, उनका एक लॉग तैयार हो जाए, एक रिपोर्ट की फॉर्म में, तो वो इसमें हम इम्पोर्ट कर सकते हैं। फाइल क्लासिफिकेशन सर इसमें बेसिकली आप ये फाइल्स और फाइल क्लासिफिकेशन फाइल्स में तो हो गया कि आपकी इंटरव्यू फाइल है, आपका लिटरेचर की फाइल है, पीडीएफ वगैरह। फाइल क्लासिफिकेशन में ये होगा कि आप उनको एट्रीब्यूटिंग वैल्यूज़ दे सकते हैं। एट्रीब्यूटिंग वैल्यूज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास बल्क में डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनमें कुछ इंटरव्यू फाइल्स हैं, जिसमें कुछ इन जो हैं वो आप कह लें लिटरेचर की फाइल्स हैं, तो आप उसको एक एट्रीब्यूट दे दें कि ये मेरी इंटरव्यू की फाइल है, ये मेरी जो है वो जो है लिटरेचर की फाइल है। मोरओवर आपने इंटरव्यू किया है, इंटरव्यू के आगे आप एट्रीब्यूटिंग में इस हद तक भी जा सकते हैं, आप बताएँ कि ये मैंने लाहौर के इस एरिया से इंटरव्यू लिया था, ये इस जगह की फाइल्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे लाहौर में बहरिया टाउन है, तो आप उसको एट्रीब्यूट कर दें कि इस फाइल में जितने भी इंटरव्यूज़ हैं, वो बहरिया टाउन से लिए गए हैं। तो इस तरह से एट्रीब्यूटिंग जो 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 एट्रीब्यूटिंग वैल्यूज़ हैं, वो हम फाइल क्लासिफिकेशन में ऐड कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं इसमें क्या-क्या चीज़ें हम अभी सैंपल प्रोजेक्ट में जब इसको हम इसकी प्रैक्टिकल साइड भी देख लेते हैं। एक्सटर्नल्स, ये जो एक्सटर्नल्स है सर, इसमें ये जस्ट सर एक जो क्या कहते हैं एक आइडेंटिफ़िकेशन के लिए है, बाकी तो आप एक्सटर्नल्स इसमें भी सेव कर सकते हैं फ़ाइल में। लेकिन एनवीओ ने ये इसलिए बनाया है कि अगर आपके पास कोई ऐसी फ़ाइल है, ऐसा डाटा है, जो फ़िज़िकल फ़ॉर्म में अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आपने कोई बुक पढ़ी है, उसका सिर्फ़ आपके पास थॉट है और आपने कहीं पे लिखा हुआ है, आप इसके अंदर इम्पोर्ट कर सकते हैं। यानी कि उसकी कोई फ़िज़िकल एंटिटी इसमें मौजूद नहीं है, सॉफ्टवेयर में आप इम्पोर्ट आपने नहीं की। आप किसी रिसर्च पेपर का एब्स्ट्रैक्ट है, वो रिसर्च पेपर की फ़ाइल नहीं है, तो वो आप एक्सटर्नल्स में रखेंगे। उसके बाद सर हम केसेस पे पहले आते हैं और उसके बाद हम फिर कोडिंग पे चलते हैं। केसेस, यहाँ पे तो सर बात होगी फाइल्स की, जिसमें लिटरेचर भी हो सकता है, वर्ड की फाइल्स भी हो सकती हैं। यहाँ पे है केसेस कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने इंटरव्यूज़ किए हैं, यूनिट ऑफ एनालिसिस आप कह लें, इंटरव्यूज़ आपने किए हैं, तो एक इंटरव्यू में फ़र्ज़ कर लें अवैस भी होंगे, डॉक्टर नीरज सर भी होंगे, बाकी भी होंगे, तो हर एक आप चाहते ये केस ये होता है कि हर एक की इंडिविजुअल एक प्रोफ़ाइल बने। इंडिविजुअल एक प्रोफ़ाइल कि आपके कितने पार्टिसिपेंट्स थे, तो वो जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो यहाँ पे सेव होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर आप जाएँगे, तो यहाँ पे आप न्यू केस क्रिएट करेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे कि ये अवैस रिस्पोंडेंट है या कौन है, तो ये सारी ये चीज़ें यहाँ पे स्टोर होंगी
और उसी तरीके से केस क्लासिफिकेशन में उन पार्टिसिपेंट्स की एट्रीब्यूटिंग वैल्यूज, जेंडर, कहाँ पे रहते हैं, एजुकेशन क्या है, ये सारी जो है आगे एनालिसिस में हमें हेल्प आउट करेंगी कि अगर हमने कल अब आगे चल के एनालिसिस करना है कि हमें इस बंदे का डाटा दिखाएं, जिस हमें ऐसे लोगों का डाटा दिखाएं जो सिर्फ फीमेल हो और जो सिर्फ 30 से 40 इयर्स की एज में हो और जिन्होंने इन कोड्स में कोडिंग की हो। तो ऐसे सूरतों में हमें केस क्लासिफिकेशन में जो हमने ऐड की होंगी वो हमें हेल्प आउट करेंगी, जिसमें हमने एट्रीब्यूटिंग वैल्यूज दी होंगी कि केसेस में हमने केस क्लासिफिकेशन क्रिएट की और केसेस को हमने एसोसिएट कर दिया कि ये वाला जो केस है ये इस जेंडर का है, ये इस तरीके से है। उसके अलावा हम नोट्स इसमें क्रिएट कर सकते हैं, मेमोज और फ्रेमवर्क मैट्रिसेस जो है, ये एक 2003 में एक पेपर आया था जब ये कंप्यूटर जनरेटेड ये क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस के सॉफ्टवेयर नहीं होते थे, तो ये तब मैनुअली यूज होता था। इसके बारे में भी एक पेपर है, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। तो ये तब यूज होते थे, लेकिन इन्होंने एनवीवो में इसको भी ऐड कर दिया है। एनोटेशंस कि अगर आपकी कोई फाइल है, कोई इंटरव्यू फाइल है या लिटरेचर फाइल है, तो उसके नज़दीक फॉर एग्जांपल किसी इंटरव्यूवी ने कोई एब्रीविएशन यूज़ की है, तो आप उसकी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तो आप एक सॉफ्टवेयर में एनोटेट जब करते हैं, नीचे जब वो आएगा तो वो यहाँ पे स्टोर होगा। सी अल्सो लिंक, तो सी अल्सो लिंक में अगर आप चाहते हैं कि एक फाइल का एक टेक्स्ट या पूरी फाइल का हम लिंक दें कि ये एसोसिएट करती है किसी और लिटरेचर की फाइल या इंटरव्यू की फाइल से, तो हम सी अल्सो लिंक में उसको, जब हम यहाँ पे सी अल्सो लिंक उसको ऐड करेंगे तो वो यहाँ पे स्टोर होगा। सेट्स, स्टैटिक सेट, आप चाहते हैं कि आपने एक सर्टन कुछ डाटा जो है वो फिक्स करना है कि मैं फॉर एग्जांपल आपने 4 कोड्स क्रिएट किए हैं, आपने 4 थीम्स क्रिएट किए हैं और आप चाहते हैं कि ये अब यहाँ पे स्टैटिक एक चीज़ बन जाए, एक सेट बन जाए, तो आप स्टैटिक सेट क्रिएट करते हैं। वो क्यों इसलिए करते हैं कि आप कहें कि मैंने ये एक फॉर एग्जांपल उसमें कुछ फाइल्स भी हो सकती हैं, उसमें फिर कोड्स भी हो सकते हैं, उसमें फिर पर्टिकुलर केसेस भी हो सकते हैं। आप उसको किसी को दें और उसको कहें कि इस पे कोडिंग करके दिखाएँ, और स्टैटिक सेट में ये होगा कि आप उन फाइल्स में फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से कुछ केसेस इसमें ऐड किए होंगे। स्टैटिक में ये होगा कि उन केसेस के साथ बाद में आप जो मर्ज़ी करते रहें, स्टैटिक में वो चीज़ स्टैटिक ही रहेगी। वो जो आपने इसमें ऐड कर दिया, वो सिर्फ़ वो वहाँ तक रहेगा, उसके बाद जो आप कोडिंग करें या कुछ भी करें, तो वो स्टैटिक जो सेट आपने बनाया होगा, उसमें वो चेंज नहीं होगा। डायनामिक में उसमें अपोज़िट है कि आप एक सेट बनाते हैं, तो उसमें अगर आपने जो यहाँ पे जो भी चीज़ों का आपने सेट बनाया है, जब यहाँ पे आप चेंज करेंगे, तो डायनामिक सेट में भी वो चीज़ें चेंज होती रहेंगी। क्वेरीज, इसमें आपके जो क्वेरी है उसके रिजल्ट सेव हो सकते हैं। क्वेरी क्राइटेरिया आपने को रखा हुआ है कि जो अब एनालिसिस में हम जाएंगे तो वो यहाँ पे सेव होता है। विजुअलाइजेशन, इसमें सर हम मैप्स 3-4 किस्म के क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरीके से हम पेंट में या जिस तरीके से हम बाकी वर्ड में डायग्राम वगैरह बनाते थे, वो इसमें हम क्रिएट कर सकते हैं। इसमें 2-3 किस्म के हम मैप्स क्रिएट कर सकते हैं। और ये इसका सिर्फ एडवांटेज ये है कि जब हम इसमें मैप क्रिएट करेंगे तो हम कुछ कोड्स को भी उसमें ऐड कर सकते हैं, और जब हम कोड पे डबल क्लिक करेंगे तो वो कोड ओपन हो जाएगा, वो थीम ओपन हो जाएगा। इसका ये फ़ायदा है। रिपोर्ट्स का मैंने अभी आपको बता दिया सर। पहले के ये रिपोर्ट्स ये जो हैं, वो वाला रिपोर्ट्स का ऑप्शन वहाँ पे भी है। अब सर हम देख लेते हैं कि इसमें फाइल्स हमने कैसे-कैसे इंपोर्ट करनी है। आप फाइल्स में जाएँ और यहाँ पे आपने पीडीएफ फाइल या जो भी फाइल आपने करनी है, यहाँ पे एक्सपोर्टेड फाइल्स यहाँ पे लिखा हुआ है। वर्ड की फाइल्स, टेक्स्ट फाइल, पीडीएफ, एमपी3 और वीडियो फाइल्स जो भी हैं, ये आप यहाँ से इंपोर्ट करके इसमें लेके आ सकते हैं। हम एक सैंपल प्रोजेक्ट ओपन करते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी जो फाइल्स हैं वो हमारे पास उसमें स्टोर होंगी, और हम उसको आगे लेके चलेंगे कि हमने उस पे एनालिसिस, उसमें सारी चीज़ें करके देखते हैं। बीच में हम कोई नया डाटा भी इसमें ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो जब आपने ये ओपन, आपने यहाँ से इसको क्लोज़ कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इसमें गए, अगर आपने कोई एक प्रोजेक्ट ओपन किया है और आप चाहते हैं कि आप उस प्रोजेक्ट से जो एग्ज़िट होके दूसरे प्रोजेक्ट में जाएँ, तो आपने उधर फाइल में जाना है और यहाँ से क्लोज़ का बटन प्रेस कर देना है, और यहाँ से फिर आपके पास वही जो पहले वाला इंटरफ़ेस है वो आ जाएगा। यहाँ पे हम सैंपल प्रोजेक्ट में जाते हैं और गेन वही वर्चुअल टूर उसने करवाया। यहाँ पे सर मैं आई एम सॉरी, यहाँ पे मैं आपको सर ये ऑप्शन भी दिखाना चाहता हूँ, ये वाला। ये हर जब आप कोई भी जो प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये वाला सेटिंग करनी ज़रूरी है।
इसमें सबसे पहले तो ये है कोडिंग एनहांसमेंट। अगर आप चाहते हैं कि NVivo जो है वो ऑटोमेटिक कोडिंग और इस तरीके से ऑप्शंस आपको ज़्यादा शो करे, इसमें जो एनहांसमेंट है कोडिंग में हो सकती है वो चाहिए, तो ये यहाँ पे आप इसको ऑन रहने दें। नेम, इनिशियल्स, फॉर एग्ज़ाम्पल कल को अगर आपने ये कंपैरिज़न करना है कि एक कोडर ने दूसरे कोडर से किस तरीके से कोडिंग डिफरेंट या वो किन चीज़ों पे एग्री हैं, तो यहाँ पे आपने वो इनिशियल आपको शो करेगा। ये ऑप्शन आपने लाज़मी सेलेक्ट करना है इन केस अगर एक ही प्रोजेक्ट पे एक ही कंप्यूटर में 2 लोग काम करते हैं, ताकि जब भी आप इसको दोबारा ओपन करें, तो वो आपसे पूछे कि आप कौन से यूज़र प्रोफाइल हैं, आप कौन से रिसर्चर हैं और यहाँ पे आपने तब उसको वो देना है, इनिशियल देना है। तो ये चंद चीज़ें, बाकी सर यहाँ पे ये एक ऑप्शन है कोड होल वर्ड्स। जब अगर आपने एक वर्ड का एक कैरेक्टर जो है वो सिलेक्ट किया है और उसको आप कोड कर रहे हैं, तो वो पूरा वर्ड जो है वो कोड हो या सिर्फ़ वो कैरेक्टर्स कोड हो, ये आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी सारे इतने वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी सर वो और इसके अलावा ये ऑडियो वीडियो कर बाकी सारे ये ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ से आप इसको वो कर सकते हैं कि आप जो प्रोजेक्ट फाइल है जब ये क्रिएट होगी, उसमें कितने एमबीज़ तक जो जो फाइल्स हैं, या कितने एमबीज़ तक जो प्रोजेक्ट्स की जो लिमिट है साइज़ की, वो कितनी हो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा ख़्याल है ये गूगल पे वेरीफ़ाई करने की ज़रूरत है कि मेरा ख़्याल 40 एमबीज़ की जो फ़ाइल होगी ना, जो 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 क्या कहते हैं मीडिया फ़ाइल होगी, वो इसमें एम्बेड कर देगा। बाकी वो एक्सटर्नल के तौर पे जहाँ पे आपने रखी होगी, वहाँ पे कंप्यूटर में, वो वहाँ पे मौजूद होनी चाहिए। उससे उससे आगे अगर आप एमबीज़ में जाएँगे तो ये एम्बेड नहीं करेगा, बल्कि इसके लिए एक्सटर्नल फ़िज़िकल एंटिटी किसी वो जो हार्ड डिस्क के किसी ड्राइव में आपके पड़ी होनी चाहिए। तो ये तो हो गए इसके वो ऑप्शंस। और ये देखें यहाँ पे इन्होंने सैंपल में कुछ जो फाइल्स इंटरव्यू इन लोगों से किए हुए हैं। ये बेसिकली प्रोजेक्ट ये था कि एक एरिया है वहाँ पे जहाँ पे ये प्रोजेक्ट हुआ है, तो वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए थे। तो वो जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, वो इस एरिया को किस तरीके से अफ़ेक्ट किया है, जो उस उन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ने, कि उस चीज़ के बारे में ये सारा प्रोजेक्ट था, उसको अंडरस्टैंड करने के बारे में ये सारा प्रोजेक्ट था। इंटरव्यूज़ में उनके इंटरव्यूज़ किए गए हैं जहाँ पे वो लोग रहते थे, और लिटरेचर में कुछ लिटरेचर की फाइल्स उन्होंने रखी हुई हैं, न्यूज़ आर्टिकल में न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, सोशल मीडिया के सेट में उन्होंने वो एक जो ट्विटर की जो एक डाटा सेट है वो डाउनलोड किया हुआ है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हम इम्पोर्ट में प्रोजेक्ट, तो मैंने आपको बता दिया कि अगर 2 इंटर कोडर्स या 2 कोडर्स जो हैं, वो एक प्रोजेक्ट पे काम करें, तो आपने वहाँ से प्रोजेक्ट जो है वो इम्पोर्ट कर लेना है। ये ऑप्शन जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है पाकिस्तान में, और मैंने देखा है वीडियोज़ में भी कि ये सबसे ज़्यादा लोग जो है ना, वो जो ये जो एनवीवो से खुश होते हैं, वो इस ऑप्शन की वजह से होते हैं, एन कैप्चर। इस ऑप्शन के ज़रिए हम सोशल मीडिया का डाटा जो है, वो हम इसमें इम्पोर्ट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? आप जब ये जाएँ इसमें गूगल क्रोम में, ये ऐड इन है, यहाँ पे शो होती है। जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे ये वो एक एरर देगा, वो एक एरर पे आपने क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना है अपने ब्राउज़र में। और फिर यहाँ पे ये डायरेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे क्लिक करके आपने इसको पिन कर लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस तरीके से होगा, तो आप यहाँ पे जब क्लिक करके इसको क्लिक करेंगे, तो वो फिर यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो ये बेसिकली जो टूल है, इट विल हेल्प यू टू डाउनलोड द सोशल मीडिया डाटा एज़ डाटा सेट, नॉट एज़ पीडीएफ फाइल। ये पीडीएफ फाइल में भी डाउनलोड करता है। अगर आप फ़र्ज़ कर लें, मैं वैसे ही यहाँ पे लिखता हूँ कि पीयू लाहौर, और यहाँ पे मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की फ़ाइल ओपन करता हूँ, तो ये कहेगा कि ये डाटा सेट नहीं है, ये मैं पीडीएफ में डाउनलोड कर लूँगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया का डाटा नहीं है। या ये आर्टिकल अगर वो कहेगा कि मैं पीडीएफ में वो कन्वर्ट कर सकता हूँ, और पीडीएफ भी ये होगी जो रिकॉग्नाइजेबल टेक्स्ट होगी। पीडीएफ भी सर जैसे आपको पता 2 तरह की होती हैं। एक तो है कि आप इमेज को पीडीएफ बना लेते हैं, और दूसरी है कि टेक्स्ट बेस्ड जो है पीडीएफ हो। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं। अगर हम गूगल पे लिखें कन्वर्ट इमेज इनटू टेक्स्टेबल पीडीएफ, तो वो कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये ऑलरेडी टेक्स्टेबल जो टेक्स्ट रिकॉग्निशन के साथ जो पीडीएफ होगी वो क्रिएट कर देगा।
ये कौन-कौन सा डाटा सोशल मीडिया से ले सकता है, अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये सर आज से ये अभी जो नया ये वर्ज़न स्टार्ट हुआ है, उससे पहले एनविवो 12 में, एनविवो 11 में, बल्कि मैं कहूँगा कि ये कुछ 6-7 महीने पहले, जब उससे पहले जब जो ये फ़ेसबुक ने अभी रिसेंटली अपनी कुछ पॉलिसी चेंज की है, जिस तरीके से सर बता रहे थे एक दिन कि कैम्ब्रिज एनालिटिका के बाद वो बड़े सेंसिटिव से हो गए हैं कि किस-किस एप्लीकेशन को हमने एक्सेस देनी है और उसकी सिक्योरिटी मेजर्स क्या होंगे, उन्होंने चेंज किए हैं। तो उसके बाद से इन्होंने जो एक्सेस है वो लिमिट कर दी है डिफरेंट ऐप्स की सोशल मीडिया से डाटा लेने से। और सोशल मीडिया फेसबुक की जब हम बात करें तो हम साथ इंस्टाग्राम भी की भी बात करते हैं, क्योंकि मेरा ख्याल वो भी वही ऑन करते हैं जो फेसबुक ऑन करते हैं। तो एट प्रेजेंट एट द मोमेंट वो जो हम डाटा जो है वो फेसबुक से नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको अपनी फेसबुक की प्रोफाइल ओपन करके दिखाता हूँ। आई डोंट नो ये क्यों नहीं ओपन हो रही, लेकिन चलें हो जाती है ओपन। साथ ही हम ट्विटर ट्विटर भी ओपन कर लेते हैं। ये ट्विटर की प्रोफाइल है मेरी, और अगर आप किसी ट्विटर की प्रोफाइल को एज डाटा सेट डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो फाइल ओपन कर लें। फॉर एग्जांपल ये मेरी प्रोफाइल है, या आप कह लें कि हम यहाँ पे सलमान खान की फाइल जो है प्रोफाइल जो है वो ओपन कर लेते हैं। ये सलमान खान की प्रोफाइल हमने ओपन कर ली। अब हम चाहते हैं कि जो इसने ट्वीट्स की हैं या जो इसने रीट्वीट किया होगा किसी ना किसी ट्वीट को, वो एज डाटा सेट डाउनलोड हो जाए और वो फिर बाद में हम एनालिसिस के लिए यूज कर लें। तो हम उनकी प्रोफाइल ओपन करके उसको हम यहाँ पे, ये एनकैप्चर वाला ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे ऑप्शन आते हैं ट्वीट्स एज डाटा सेट इंक्लूडिंग रीट्वीट्स। इसमें अगर आप चाहते हैं कि इस प्रोफाइल में रीट्वीट्स भी शामिल हों जो आप डाटा सेट डाउनलोड करने चाह रहे हैं, तो वो ये ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है, या सिर्फ इसकी ट्वीट्स हों, सलमान खान की ट्वीट्स हों और रीट्वीट्स जो उसने किया वो शामिल हो, तो आप यहाँ पे करते हैं। तो हम पहला ऑप्शन ही सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ऑप्शन आएगा कैप्चर का। आपने यहाँ पे कैप्चर करना है इसको। इसको मैं कैप्चर कर लेता हूँ, इसको क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे शो होगा कि मैं दो चीज़ों को यहाँ से देखें, शो प्रोग्रेस बार, ये डाउनलोड कर रहा है ट्वीट्स एज डाटा सेट। 1770 ट्वीट्स इसने डाउनलोड कर ली हैं। अच्छा, इसमें कुछ लिमिट है जो हमें एनविवो सॉरी ट्विटर जो है वो करता है। 1 महीने से पहले का डाटा ये शायद आपको जो है वो डाउनलोड ना करके दे सके एज डाटा सेट 1 महीने से कम। इसी तरीके से अगर हम एक कैंपेन के बारे में बात करते हैं जो काफ़ी फेमस हुई थी, मी टू कैंपेन। अगर आपको याद होगा कि मी टू कैंपेन पे हज़ारों लाखों ट्वीट्स हुई थी, लेकिन अगर आप आज मी टू की कैंपेन का डाटा डाउनलोड करें तो वो अराउंड 300 ट्वीट्स डाउनलोड करेगा, क्योंकि रिसेंटली उसने ट्वीट जो है वो जो है वो उसमें नहीं कोई लोग उसको यूज़ करते उस हैशटैग को। इसके लिए मैंने अभी एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन सर नीरज जी की वीडियो भी है जो कि हमें फरहाद साहब बता रहे थे कि आर से किस तरीके से डाटा सेट डाउनलोड किया जा सकता है ट्वीट्स का। तो वो एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है अगर आपने टाइम सीरीज एनालिसिस या अगर आपने काफ़ी बल्क में डाटा डाउनलोड करना है, तो वो वाला ऑप्शन यूज़ हो सकता है। एपीआई ट्विटर का वो भी यूज़ हो सकता है, या साथ ट्विटर को लिखा जा सकता है कि मुझे ये काम चाहिए अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए, तो वो आपको मे बी डाटा प्रोवाइड कर दें। लेकिन एनविवो जो है वो लिमिटेड आपको डाटा जो है वो जो 1 महीने का हो, या जो ट्विटर की पॉलिसी के मुताबिक जो उसको फ्री एक्सेस, जिस पे जा सके वो फ्री एक्सेस मिल सकती है, वो डाटा डाउनलोड हो सकता है। इसके बारे में मैंने सर एक चाइना के प्रोफेसर से बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि ये हमने यूज़ होता देखा है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हैं और जो क्वालिटेटिव नेचर का है और ट्वीट्स अगर 2000 भी आपके पास हैं या 3000 भी हैं एक प्रोफाइल की, और प्रोफाइल पे इतनी ज़्यादा ट्वीट्स जो हैं वो, फॉर एग्जांपल इन्होंने 40 43 के ट्वीट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। मेरा ख्याल है इसमें जो इन्होंने इनको जो टैग किया होगा वो सारी चीज़ें होंगी। तो जो आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ ट्वीट्स है, तो आप अपने रिसर्च पेपर में लिख दें कि मैंने इस ऑप्शन के साथ वो इतनी मुझे ट्वीट्स मिली थी और मैं उन्हीं पे एनालिसिस कर रहा हूँ, तो वो एक्सेप्टेबल है। अगर आप इसके अलावा यहाँ पे ये ट्रेंड्स देखें, फॉर एग्जांपल मैं इंडिया के ट्रेंड्स देख लेता हूँ।
अब चूंकि ये रीसेंट ट्रेंड्स हैं और इस पे ट्वीट्स ज्यादा हो रही होंगी रिसेंटली, तो अगर हम इनको डाउनलोड करेंगे, कोई सा भी ट्वीट अगर हम देखें, यहाँ पे तो मेरा ख्याल शो नहीं होते, पता नहीं कोई ये जियोग्राफिकल कोई इशू है, वरना अगर पाकिस्तान का हम करें तो यहाँ पे हैशटैग लिखे आ जाते हैं। सर कोई सा भी हैशटैग बताएं जो इंडिया में आजकल फेमस है, तो हम उसको देख लेते हैं कि उसका डाटा किस तरीके से डाउनलोड करना है हमने। मैं एडवाइस करूंगा हम किसी भी मूवी का, सेलिब्रिटीज का, क्रिकेट मैचेस के, हम वो देख सकते हैं। मेरी पर्सनल प्रेफरेंस तो बाबर आजम रहेगी। सर प्रोफाइल तो हमने डाउनलोड करनी देख ली, मतलब बाबर आजम की अगर हम बात करें तो ये बाबर आजम, और यहाँ पे हम जाएंगे तो इसकी ट्वीट से डाउनलोड हो गई। साथ में हम हैशटैग का डाटा भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो हैशटैग कोई सा भी हम यूज कर लें, जिस तरीके से पाकिस्तान में आजकल आईपीएल का कर सकते हैं, आईपीएल कर लेते हैं, आईपीएल रिटेंशन, आईपीएल ऑक्शन, और आज ये कायदे हम आजम फर्स्ट का ही बर्थडे भी देखेंगे, है। आईपीएल रिटेंशन। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और वहाँ पे ट्वीट एज डाटा सेट, इसमें रीट्वीट्स का मामला नहीं होता, इसमें आप इसको कैप्चर करके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं दिखाना ये चाहता था कि जो रिसेंट जो ट्रेंड्स होते हैं ना, चूंकि वो रिसेंटली उनके बारे में ट्वीट हो रहे होते हैं, तो कल हमने परसों हम एक जगह पे ये इस तरीके से डिस्कस कर रहे थे, तो 18,000 ट्वीट्स हमारे एक पाकिस्तान में ट्रेंड चल रहा था, तो उसके बारे में 18,000 ट्वीट्स डाउनलोड हो गई थी। अभी हमने देखा प्रोफाइल पे तो हम अराउंड 2,000 ही की है। मैं इससे पहले भी कुछ ये डाउनलोड करा था, सलमान खान की 1770, शाहरुख खान की 3054 हुई हैं। 6 years ऑफ दिल वाले, ये एक हैशटैग है, इसके अराउंड 4,000 ट्वीट्स डाउनलोड हुई हैं, और इस तरीके से ये जो है, ये जो क्वांटिटी है ये वेरी करती रहती है। अगेन इसमें ट्विटर की पॉलिसी जो है ना कम्स इनटू प्ले, कि वो कितने आपको एक्सेस देती है फ्रीली, कि कितनी देर का डाटा आप उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कुछ मैंने ट्वीट्स जो हैं वो डाउनलोड की हैं, और यहाँ से अब हम जाएंगे, ये अब सेव कहाँ पे होती हैं, जहाँ पे आपने ये डाउनलोड्स में सेव होती हैं, यहाँ पे ये वाली ट्वीट्स आ गई हैं। सलमान खान की, शाहरुख खान के आईपीएल के रिटेंशन के बारे में ट्वीट्स जो हैं ये 33, अभी रिसेंटली 33 इसके बारे में ट्वीट्स हुई होंगी, तो वो उन्होंने ये इसमें कर दी हैं। यहाँ पे डाउनलोड्स में ये ऑप्शन आता है कि आपकी ट्वीट्स जो हैं वो डाउनलोड हो जाती हैं। अब आपने इसको यहाँ पे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये हमारे पास सैम्पल प्रोजेक्ट का है। पेन कैप्चर पे क्लिक करना है, जहाँ पे आपने ट्वीट्स रखी हुई हैं वो आपने सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्स में रखी हैं तो आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट या उसमें कर देना है। तो यहाँ पे आपने जो ट्वीट्स जो आप इंपोर्ट करना चाहते हैं वो आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा इसमें डाटा, तो मैं बाकी सारा अनचेक कर लेता हूँ। मैंने अभी आईपीएल रिटेंशन की, सलमान खान की और 6 years ऑफ दिलवाले की वो की है। पाकिस्तान में अभी रिसेंटली केपीके का इलेक्शन हुआ था, तो उसके बारे में जो ट्वीट्स हैं इसमें 18,000 ट्वीट्स हैं, और उसके अलावा पाकिस्तान में कुछ रिनाउंड जर्नलिस्ट भी हैं जिसमें मंसूर अली खान, तो ये सारा डाटा सेट आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रोफाइल का भी और साथ में हैशटैग का भी। तो ये हम इसको ऐसे इंपोर्ट करना है, और ये वाली ट्वीट्स जो हैं वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगी। अब अगर आप 6,000 ट्वीट्स हैं आपके पास या ज़्यादा तादाद में ट्वीट्स हैं, तो अगर आप ओपन करेंगे तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा सॉफ्टवेयर उसका डिटेल व्यू में उसको दिखाने के लिए। अगर आप इसको डबल क्लिक करें तो अभी टाइम लेगा ये ओपन करने। ये ओपन हो गई, ये ओपन होगी। इस तरीके से ये वो दिखाता है इसका डिटेल व्यू में कि ये किस तरीके से शो होती है। इसमें ट्वीट आईडी भी होते हैं, इसमें यूज़र नेम, ट्वीट्स क्या क्या की गई हैं, टाइम, ट्वीट टाइप, रीट्वीट है या उसने ट्वीट किया है, और ये इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन इसके अंदर आते हैं। लोकेशन, वेब बायो, सारी चीज़ें। अच्छा, अगर आप चाहते हैं, अगर आपके पास थाउजेंड्स में ट्वीट्स हैं, तो आप चाहते हैं कि ये फ़िल्टरिंग ऑप्शन भी हैं यहाँ पे, फ़िल्टरिंग ऑप्शन, कि आप चाहते हैं कि सिर्फ 2020 का डाटा आपके पास शो हो या 2019 का डाटा शो हो। बल्कि मैं ट्वीट से डाउनलोड की थी, वहाँ पे हमें ऑप्शन नहीं आता, लेकिन यहाँ पे हमारे पास फ़िल्टरिंग ऑप्शन
आ सकता है कि अगर आपने यहाँ से फिल्टर करना है तो यहाँ पे जिस तरीके से इस फॉर्मेट में है तो आप लिखें कि ग्रेटर देन वैल्यू, यहाँ पे 12 ओवर इस फॉर्मेट में है तो मैं लिखूं से फॉर एग्जांपल 12, 23, 2021। तो इसका मतलब ये है कि 23 दिसंबर 2021 से आगे जितनी भी वैल्यूज की आगे हैं ट्वीट्स, सिर्फ वो दिखाए। तो इस तरीके से आप इसको फिल्टर कर सकते हैं। चूंकि ये इसमें ट्वीट सिर्फ 333 हैं मेरा ख्याल है, तो इसमें इस तरीके से हम इसको वो कस्टमाइज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास बल्क में डाटा है तो आप इस तरीके से फिल्टर ऑप्शन इसको यूज करके आप बाकी सारी जो आपका जो मार्केट ट्वीट्स नहीं होंगी, जिन पे आप काम नहीं करना चाहते, तो आप फिल्टर आउट कर सकते हैं। ये ऑप्शन जो है ये आप इसमें भी कर सकते हैं कि आपने सिर्फ ट्वीट टाइप इसमें जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिर्फ ट्वीट हो तो आप यहाँ पे सिर्फ ऐसी ट्वीट्स जो सिर्फ ट्वीट हो वहां पे भी हम कर सकते हैं। अगर आपने रीट्वीट भी डाउनलोड कर ली हैं और आपको है कि रीट्वीट्स मैंने यूज नहीं करनी, तो आप सिर्फ ट्वीट लिखें और फिल्टर करें तो वो सिर्फ आपको ये एक मिनट अभी वो कर रहा है, तो सिर्फ वो ट्वीट आपको शो करेगा। ये कुछ इसमें ऑप्शन वो हो गया, कंटेन्स वैल्यू ट्वीट टाइप ट्वीट, ये आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। और अगर आप इसको रीट्वीट भी करना चाहें तो मेरे हाल को एरर आ रहा है, या अगर हम इसको ये करें सिर्फ रीट्वीट दिखाए, पहले देखने पड़ेंगे। ये सिर्फ रीट्वीट शो कर रहा है, तो आप इस तरीके से इसको फिर अब ये वाला डाटा थोड़ा सा क्लीन फॉर्म में हो गया। जिस तरह से हम SPSS में डाटा क्लीन करते हैं तो आप ये इस तरीके से आप क्लीन कर सकते हैं। और ये सारे फिल्टरिंग ऑप्शन आपको सर्टन जो बॉक्सेस में आपको शो हो जाते हैं। हैशटैग आप चाहते हैं कि इस प्रोफाइल पे सिर्फ एक खास हैशटैग की जो ट्वीट्स हैं वो हमारे पास शो हों, तो आप देखें वो हैशटैग कौन सा है, उसका नाम नोट करें, उसके जो अल्फाबेट से वो नोट करें और इसको फिल्टर यहाँ से करते हैं और लिखेंगे वो वाले फिल्टर उससे हो। मेंशन अगर किसी ने किया तो सिर्फ वो आप करना चाहते हो। इस तरीके से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं पूरे डाटा सेट को। अब ये इसमें अब देखें 12, 18, 2021 को भी एक ट्वीट हुई है, तो यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे अगर लिखेंगे ग्रेटर देन 12, 18 या कहते हैं 12, 20, 2021 लिखेंगे तो 12, 2021 से पहले का डाटा जो है वो जो 20 हमने कहा था वो उससे पहले का डाटा जो है जो 19 हमें दिसंबर की भी एक ट्वीट नजर आ रही थी वो इसने फिल्टर आउट कर दी है। तो इस तरीके से आप डाटा क्लीन करके इसको एनालिसिस में यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से ये बाकी सारी ट्वीट्स पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सर्वे की अगर कोई फाइल है आपके पास तो वो आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। मेरे पास सर्वे की फाइल यहाँ पे मौजूद होगी। उससे पहले हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि सर्वे में जो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं वो NVivo एज फाइल एट्रीब्यूट या एज केस एट्रीब्यूट ही इंपोर्ट करेगा। जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होंगे, जो ओपन एंडेड जो आंसर्स दिए होंगे लोगों ने, और वो जो है वो उनको एज कोड्स या एज सेंटीमेंट आप इसको ऑटो कोड कर सकते हैं या मैनुअल कोडिंग कर सकते हैं। लेकिन जो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होंगे वो या तो फाइल क्लासिफिकेशन में स्टोर कर सकते हैं आप, या फिर आप केस क्लासिफिकेशन में वो जो है वो आप स्टोर कर सकते हैं। ये भी मैं देख लेता हूँ अगर मेरे पास वहां पे फाइल मौजूद हुई। ये पड़ी हुई है फाइल, इसको हम डेस्कटॉप पे ले जाते हैं। अगेन सर्वे में अगर आप जाएंगे तो इंपोर्ट में सर्वे एक्सेल की फाइल है, सर्वे डाटा, ये उसने थोड़ा सा उसको वो किया हुआ है कि योर रिस्पोंडेंट्स विल बी स्टोर्ड एज केसेस।
जो रिस्पोंडेंट्स होंगे, और वो आपसे पूछेगा आगे चल के कि आपने कौन से बॉक्स में रिस्पोंडेंट्स रखे हुए हैं। हाँ, इसमें फाइल एट्रीब्यूट्स क्रिएट नहीं होते, इसमें सिर्फ केस एट्रीब्यूट्स क्रिएट होंगे, क्योंकि जो रिस्पोंडेंट्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ एज केसेस ही हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस आर क्रिएटेड एज कोड्स, वो कोड बन जाएंगे। जो आपने क्वेश्चन लिखा होगा उसके अंदर जो डिफरेंट आंसर्स होंगे, सबसे पहले हम इस फाइल को ओपन कर लेते हैं कि इसकी जो ये जो किस तरीके से बनाई गई है। उसमें सबसे पहले रिस्पोंडेंट रखा हुआ है, और रिक्रिएशनल फिशिंग ये क्लोज एंडेड है, ये भी क्लोज एंडेड है, और इसमें से ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, और ये भी ओपन एंडेड क्वेश्चन है। तो ये हमारे साथ हमारे केस बन जाएंगे, ये वाले। इसमें नाम भी हो सकते हैं, आप नाम भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे केस बन जाएंगे, और जो भी इसमें क्लोज एंडेड एंट्रीज होंगी वो सारी केस क्लासिफिकेशन में चली जाएंगी, वो इनके साथ एट्रीब्यूट हो जाएंगे। और जो ओपन एंडेड जो क्वेश्चंस थे वो हमारे थीम्स बन जाएंगे, वो हमारे कोड्स बन जाएंगे। और रिकमेंड भी यही किया जाता है कि जो सर्वे की फाइल है उसका जो जब आपने प्रिपेयर करनी है इसमें एक्सेल में, या आप एसपीएसएस की फाइल भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप सर्वे और यहाँ पे एसपीएसएस भी इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। आई डोंट नो, ये यहाँ से एसपीएसएस की फाइल, क्योंकि उसमें ओपन एंडेड डाटा ऐसा हम ऐड नहीं करते, तो ये सिर्फ क्लासिफिकेशन में आपके पास वो ऑप्शन अवेलेबल है। अब हम इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे करते हैं और इसको नेक्स्ट करते हैं। ये बता दिया उसने कि इस तरह का डाटा मेरे सामने आ रहा है। वेरिएबल एक्सप्लेनेशन आप वो थोड़ी सी आपको बताएगा, तो हम इसको नेक्स्ट करते हैं। वो कहता है कि आपने कोई पहले एग्जिस्टिंग क्लासिफिकेशन है, फॉर एग्जांपल इसको हम ओपन कर क्लोज करते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम इन तीनों को डिलीट कर देते हैं। न्यू क्लासिफिकेशन सिस्टम, नाम क्या देना है? अब हम फर्ज कर लें कि पर्सन रखा हुआ है। इसके अंदर ऑटोमेटिकली आप कुछ क्लासिफिकेशंस जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी यूनिट ऑफ एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन है कोई, तो आप ऑर्गेनाइजेशन इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये बन गई। अब आप जो भी केस में इंपोर्ट करेंगे उसको इनमें से कोई एक एट्रीब्यूटिंग वैल्यू दे सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट इसने ऐड की हुई है एनवीवो में। पर्सन के अंदर आप उसका नाम, उसका जेंडर, उसका एज ग्रुप, ऑक्यूपेशन, कंट्री ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस वगैरह आप इसमें कर सकते हैं। इसको आप न्यू एट्रीब्यूट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये जो केस हैं, अब इसको हम देख लेते हैं। इसके अंदर फोल्डर आप वैसे बना सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमें ना सर्वे रिस्पॉन्डेंट चाहिए ना यूजर वो चाहिए, हम इंटरव्यू इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये कैसे क्रिएट किया है? आप इसको राइट क्लिक करें और न्यू केस क्रिएट कर दें, और यहाँ पे लिख दें कि वो इंटरव्यू पार्टिसिपेंट्स हैं, और उसके अंदर एक और चाइल्ड कोड क्रिएट कर दें और उसका नाम लिख दें विलियम से फॉर एग्जांपल। तो आप इसको अगर ओपन करेंगे तो वो जो क्लासिफिकेशन केस प्रॉपर्टी है उसके अंदर जो एट्रीब्यूटिंग वैल्यूज है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन, वो वही होंगी जो हमने, मैं इसको थोड़ा सा, वही होंगी जो हमने यहाँ पे क्रिएट की होंगी। इस साइड में दोबारा इसको मजीद, ये देखिए ऑर्गेनाइजेशन पर, तो इस पे अगर आप केस प्रॉपर्टी देखेंगे तो वही होंगे जो यहाँ पे हमने क्रिएट की होंगी। फॉर एग्जांपल हमने पर्सन की है, तो पर्सन में जो ऑप्शंस हमने वहाँ पे स्टोर किए होंगे वो हम इनको असाइन कर सकते हैं। नेम इसका अगर नहीं है तो आप अनसाइन रहने दें, मेल है या फीमेल है वो आप इसको देख सकते हैं। इसके पहले देखें आप, एक सेकेंड, ये वाला, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। वैल्यूज इनको हमने खुद देनी है कि आप इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू क्लासिफिकेशन में रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम जेंडर में रखना चाहें, ऐड कर दें। फर्स्ट है जी मेल, फिर ऐड करें फीमेल, फिर ऐड करें अदर, तो आप इसको ओके दबा दें। तो इसके अंदर वो एट्रीब्यूटिंग वैल्यूज स्टोर हो गई।
एज ग्रुप के साथ आप इस तरीके से कैटेगरीज यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जो सारा कुछ आपने किया होगा वो जब आप पीपल में जाएंगे और वहाँ पे जाएंगे और केस प्रॉपर्टी में जाएंगे, तो जब इसमें हम पर्सन और साथ में देखेंगे तो वो सारी चीज़ें आगे कि हमने इसको किस तरीके से एसोसिएट करना है। आगे चल के अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आगे चल के जब हमने एनालिसिस में इनको यूज करना है ना केसेस को, तो हम फिल्टर कर सकते हैं कि हमें सिर्फ ऐसे केसेस दिखाए जाएं जो मेल हों और जिनकी एज ब्रैकेट ये हो, जो कंट्री ऑफ बर्थ सिर्फ पाकिस्तान से हो या इंडिया से हो, तो उस हवाले से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स बन सकते हैं। तो इस तरीके से आप इनमें ये एट्रीब्यूटिंग वैल्यूज वो क्रिएट कर सकते हैं। अब हम सर्वे में वापस जाते हैं। अवैस, तो अवैस वो जो सर्वे वाली फाइल बनाई आपने, ये फाइल आप गूगल फॉर्म से बनाया है आपने? ये सर गूगल फॉर्म से भी आप डाउनलोड करके सर्वे एक्सपोर्ट वो आप एक्सपोर्ट कर लें एज फाइल, तो वो भी हो ओके, सकती है। अगर एसपीएसएस की फाइल अगर एक्सेल में हो सकती है तो वो भी हो सकती है। अगर आपने राइट, मैनुअली एंट्रीज क्रिएट करनी है तो वो भी हो जाएंगी। वो भी हो सकती है। तो लेकिन आपने उसकी जो उसके सर वो जो ये वाले है ना कि आप एक बॉक्स ऐसा रखें जो एज केस इंपोर्ट हो जाए, तो ये चीजें बस आपने थोड़ी सी देखनी होती हैं कि राइट, आप कौन से बॉक्स को केस कहना चाहते हैं, तो वो उसकी नेचर भी उसके मुताबिक हो, अगर आप एन विवो में उसको वो करना चाहते हैं। राइट। तो अभी आपने जो 2 चीज़ें बताई, एक आपने कहा कि ये एक्सेल की फाइल आप कर लें, तो पहले तो एक हो गया केस, यानी पर्सन की प्रॉपर्टीज़ है, उसका जेंडर है, इनकम है, एफिलिएशन है, वो अलग से क्रिएट करें और फिर जहाँ डाटा है वहाँ जाके उसको असाइन करें। यस। ओके। और ये दूसरा वाला दूसरा ऑप्शन ये है सर कि ये जो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस है ना, ये जो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस है वो हुँ, फाइल क्लासिफिकेशन के अंदर स्टोर हो जाएंगे। ओके। क्लोज़ एंडेड क्लासिफिकेशन में जाएगा, ओपन एंडेड केसेस में और इनमें आपको खुद करना होगा। ओपन एंडेड सर कोड में जाएगा, क्योंकि कोड में ओपन जाएगा, एंडेड राइट। जो है उसका कोड बन जाएगा। एक थोड़ा-सा क्वेश्चन ये था कि आपका जो डाटा है एक्सेल में, वो बहुत छोटा डाटा है। अगर मैं लंबे-लंबे इंटरव्यू करता हूँ, तो वो काफ़ी लंबा टेक्स्ट हो जाएगा, तो भी प्रोसेस सेम रहेगी। प्रोसेस सेम रहेगा। टेक्स्ट, अब आपने फर्स्ट के लिए सर एक क्वेश्चन तो बनाया होगा ना, उसका हाँ एक जी। आप बॉक्स बनाए, उसके अंदर एंट्रीज होंगी उसकी, जिसने भी जो आंसर किया होगा, तो हुँ, वो जो हुँ। ऊपर वाला बॉक्स होगा, मैं हुँ, अभी हुँ। दोबारा करके भी दिखाता हूँ, जो बॉक्स होगा वो उसको कोड बना देगा और उसके राइट, नीचे जितना भी उसका डाटा होगा, जो भी इंटरव्यूअर्स ने कहा होगा, हुँ, वो उस हुँ। केस के साथ उसको कोड कर देगा। कोड कर देगा, करेक्ट। मैं दोबारा आपको ठीक, सर इसको करके दिखा देता हूँ। यस, श्योर। ये इंपोर्ट में गए, सर्वे, एक्सेल, ये वाला, और हम इसको यहाँ पे इसको यहाँ पे रखते हैं। नेक्स्ट, ये आ गया हमारे पास डाटा। और हाउ मेनी रोज आर यूज्ड फॉर योर क्वेश्चन हेडर, ये वाली कि आपने क्वेश्चन हेडर क्या कितनी रोज को रखा हुआ है, 2 भी रख सकते हैं, तो वो जिस तरह से हम क्रॉस टैब करते हैं तो वो वाला सीन हो जाएगा, हम एक ही इसको रखते हैं। नेक्स्ट, अब उसने कहा है कि आप इसको कहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं, कि मैं इसको फर्ज कर लें सर्वे यहाँ पे पहले ही वो होगी, तो मैं केसेस में प्लेसेस के अंदर सर्वे में रखना चाहता हूँ, या मैं इसको क्रिएट न्यू कर देता हूँ कि यहाँ से क्रिएट न्यू करता हूँ एन वीवो वर्कशॉप विद डॉक्टर नीरज सर। इसमें मैंने कर दिया, इसको मैंने ओके कर दिया। अब यहाँ पे ये स्टोर होगा। सिलेक्ट अ यूनिक आईडी फॉर ईच ऑफ योर केसेस, रिस्पोंडेंट वाली जो वो जो होगी ये वाली, उसने कहा कि ये वाली मैं इसको एज केस देखूं, या आपने अगर कोई और भी की होगी तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने किस बॉक्स को एज केस जो है वो स्टोर करवाना है उधर एनवीवो के अंदर। अगर आपकी पहली नहीं दिया तो आप अगली किसी है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसको, क्योंकि मेरी ये पहली है तो मैंने इसको वो कर लिया। क्रिएट न्यू क्लासिफिकेशन, अब ये जो जितने भी क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे इस केस क्लासिफिकेशन में किस जगह पे स्टोर हो, नई एक आप बनाना चाहते हैं या जो आपने पहले ही क्रिएट की हुई है पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर एम्बेड हो जाए जितने भी ये क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हैं उन सारों की वैल्यूज।
तो फर्ज कर लें मैं इसको पर्सन में ही रखता हूँ, क्योंकि ये डाटा हमने पर्सन से लिया हुआ है, तो मैं इसको पर्सन, आप इसमें नई क्रिएट नहीं भी कर सकते हैं, तो हम चलो नई क्रिएट कर लेते हैं, वही अगेन एन वीवो वर्कशॉप के नाम से। हमने नेक्स्ट कर दिया, अब ये आ गया। अब वो पूछता है कि रिस्पोंडेंट्स वाला आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, आई मीन टू से कि उसको आपने, ये तो आपने कह दिया कि ये हमारा जो है वो केस हो गया, इसको तो हम छेड़ते नहीं है। रिटर्न डेट ये क्लोज एंडेड है, ये एट्रीब्यूट में जाएगा। टाउनशिप ये भी क्लोज एंडेड है, ये एट्रीब्यूट में जाएगा। ये हम कहते हैं कि, और जो हमने इंपोर्ट नहीं करना, ये हम इंपोर्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये तो हमने पहले ही कह दिया कि ये केस है, तो ये हम इंपोर्ट हमने करना ही करना है। बाकी ऑप्शंस में हमारे पास, बाकी क्वेश्चंस में हमारे पास ऑप्शन है कि हम रिटर्न डेट इंपोर्ट नहीं करना चाहते एज केस क्लासिफिकेशन, हम टाउनशिप नहीं करना चाहते, हम कम्युनिटी, तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम इसको कर सकते हैं। द नेचुरल इन्वायरमेंट डाउन ईस्ट इज, जो वहाँ पे जो डाउन ईस्ट होगा इलाका, उसका ब्यूटीफुल है, किसी ने कुछ और कहा होगा या किसी ने कुछ और कहा होगा, तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, तो इसको उसने ऑटोमेटिकली फेच कर लिया कि ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हमने ये जो एज, और ये हमने बता दिया कि उसका प्रीव्यू इसमें आएगा कि ये क्लोज एंडेड है या ओपन एंडेड है। तो इस तरीके से हमने जो हमारे की वेरिएबल्स हैं, जो हमारे पास की डाटा है, वो हमने इसको इंपोर्ट कर लेना है और नेक्स्ट कर देना है। इसको अभी हम एक्सप्लोर नहीं करते, ये जब हम कोडिंग में जाएंगे तो तब हम बात करेंगे। फिनिश कर देना, इंपोर्ट सर्वे, क्रिएटिंग केसेस फॉर रिस्पोंडेंट्स, सारा कुछ हो गया, अब हमने क्लोज कर दिया। अब फाइल तो यहाँ पे पड़ी है सर्वे की, जहाँ पे हमने किया है, लेकिन उसने बाकी जो ऑर्गेनाइज करनी थी चीजें वो उसने कर दी हैं। फॉर एग्जाम्पल एनवीओ वर्कशॉप, ये सारे हैं, और इसके अंदर जितना भी, इसको अगर हम ओपन करें तो वो जो भी उसने क्वेश्चन किए होंगे, किसी पे किए होंगे, तो वो इस फाइल में डाटा जो है वो स्टोर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल उसने एक क्वेश्चन का आंसर ये किया था, दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये किया था, तीसरे क्वेश्चन का आंसर ये किया था, और इसका आंसर ये किया था। हम इन क्वेश्चंस को अलग से कोड्स में भी लेके जा सकते हैं, लेकिन अभी चूंकि हमारे ये रिस्पोंडेंट्स हैं, हमारे केसेस हैं, तो हम इनको यहाँ पे रखते हैं। और उसके बाद आप जो भी देखना चाहें, इसने 4 सवालों के जवाब दिए थे, तो ये 4 रेफरेंसेस हो गए, फाइल एक ही है, सर्वे से आया डाटा। तो इस तरीके से हमने इनको केसेस के तौर पे इंपोर्ट कर लिया। और अब हम चलते हैं ये केस क्लासिफिकेशन। अब जो आपका केस था उसको उसने ऑटोमेटिकली उसकी जो एट्रीब्यूटिंग वैल्यूज हैं वो भी उसने स्टोर कर ली हैं। मतलब जो ये पहला रिस्पोंडेंट है वो टाउनशिप उसका ये है, कम्युनिटी उसकी ये है, कमर्शियल फिशिंग वो नहीं करता, इनकम टाइड टू रिसोर्सेज नो नेवर, जो भी वहाँ पे आपने ऑप्शन रखे होंगे, एज उसकी 61 है, तो आपको मैनुअली उसको एक एक को एसोसिएट करने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि उसने ऑटोमेटिकली वो कर दी है। अब हम चलते हैं कि हम इसको भी वो अगर दे सकते हुए, तो एनवीओ वर्कशॉप, ये वो सारी चीजें जो केस क्लासिफिकेशन में एनवीओ वर्कशॉप हमने वहां से इंपोर्ट की थी। अब ये जो लोग हैं, ये इंटरव्यू अलग से हैं, ये सर्वे की फाइल नहीं है, लेकिन हमने वो केस क्लासिफिकेशन यहाँ पे स्टोर कर ली है। तो अब हम इनको लोगों के साथ एसोसिएट कर सकते हैं इस डाटा को। आई होप कि सर मैंने अपना पॉइंट जो है वो क्लियर कर लिया है। कोई क्वेश्चन है सर्वे डाटा के हवाले से तो प्लीज हमें बिल्कुल क्लियर पूछ है। सकते हैं आप। और सर वो जो मैंने, आई एम सॉरी, ट्विटर के बारे में भी मैंने जो अभी इंपोर्ट किया, उसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी प्लीज पूछ लीजिए अगर किसी को है, ट्विटर का डाटा। हाँ जी, एनी क्वेश्चंस एनीवन? ट्विटर का डाटा भी जैसे इंपोर्ट कर लिया, तो उसके बाद एक बार थोड़ा सा उसको भी इस तरह से दिखा देंगे जैसे आपने सर्वे का, तो उसको हैंडल कैसे करना? मेरा ख्याल है वो पहले मैं दोबारा दिखा देता हूँ। वैसे देखिए ट्विटर का डाटा कहाँ पे हमने स्टोर किया था, सोशल मीडिया में, यस। मैं इसको दोबारा इंपोर्ट ही कर लेता हूँ इसको मैं। अब जहाँ पे कंफ्यूजन हुई तो वो हम डिस्कस कर लेंगे वहीं पे, और सारा क्लियर जो है डिस्कशन करने के बाद हम तभी डिस्कस कर लेंगे। मैं सिर्फ एक फाइल रखता हूँ, ये वाली फाइल आईपीएल रिटेंशन, इसको इंपोर्ट कर लिया।
इसने नहीं पूछना आपसे कि ये कौन कौन सी फाइल है, इसने एज डाटा सेट डाउनलोड कर लिया। इसको जब हम ओपन करते हैं तो हमारे पास ये व्यू आता है। ये जो ट्वीट है ना, ये बाय डिफॉल्ट ये जो ट्वीट है, ये जो है वो यूज होगी जब हम इसको फॉर एग्जांपल इसको हम राइट क्लिक करेंगे तो ऑटो कोड करेंगे तो ये ट्वीट ही सिर्फ यूटिलाइज होगी। वो वाला ऑप्शन भी है कि यहाँ पे एक ऑप्शन है, मुझे ढूंढना पड़ेगा, ओपन क्लासिफिकेशन शीट, ये वाली, कि इसे तो ऑटोमेटिकली पहले ही उस डाटा को, आई एम सॉरी, इसको एक दफा क्लोज होने दें। ये मैं आपको एक और चीज सब दिखा दूं कि इसके लिए नए सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट है वो भी काफ़ी हैवी चाहिए। अब ये 11th जनरेशन है, i7 है, 16 GB रैम है इसमें, और अगर मैं इसमें ट्वीट्स ओपन करूं कोई अराउंड 18,000 वाली तो इट विल टेक टाइम। तो ये सॉफ्टवेयर थोड़ा सा हैवी है, उसके लिए रैम हो, SSD हो, जो हार्ड ड्राइव, तो उसके बाद ये थोड़ा सा ठीक चलता है, वरना फिर वो थोड़ा सा स्ट्रक करना शुरू कर देता है। इसको भी, इसकी जो क्लासिफिकेशन है उसको भी हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। अब मुझे दिखना होगा कि वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। मतलब ट्वीट आईडी, ये जो यूजर, ये जो इनकी एज का कोई होगा, नंबर ऑफ ट्वीट्स होंगे, बायो, ये वाले, ये जो इसके क्लोज है ना, जितने भी ऑप्शन हैं वो भी उसको एज डाटा सेट, एज क्लासिफिकेशन जो है वो वहाँ पे स्टोर किया जा सकता है। वो कहाँ से होता है वो अभी देखना होगा कि कहाँ से हो सकता है। डाटा केस प्रॉपर्टी, या आप ये कह लें कि ये जो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं और ये सिर्फ इसी के साथ एसोसिएट किए जाते हैं, तो वहाँ पे इसको करने की ज़रूरत नहीं है। एट्रीब्यूटिंग वैल्यू, ये फाइल क्यू दूसरा हो गया। असल जो ये यूटिलाइज करता है वो सिर्फ ये ट्वीट करता है, और जहाँ पे आपने फिल्टर करना वो आप यहीं से इसको फिल्टर कर सकते हैं कि अगर आपने फॉर एग्जांपल ट्वीट का वो करना है तो अब टाइम के हवाले से को करना है तो वो टाइम से आप फिल्टर कर लें। रीट्वीट सिर्फ ट्वीट्स हैं तो वो आप यहाँ से कर लें इस तरीके से। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि जो, अब मैं थोड़ा सा इसका आगे चला जाता हूँ। फॉर एग्जांपल ऑटो कोड करना है और मैंने इसके कहना है कि आइडेंटिफाई थीम करे डाटा में से जो ट्वीट्स हैं, तो आप चाहते हैं कि सिर्फ हम ट्वीट्स वाले उससे करें, तो आप इसको फिल्टर करके सिर्फ ट्वीट्स पे उसको फिक्स कर दें या रीट्वीट्स पे फिक्स कर दें। तो इस तरीके से ये डाटा जो है वो यूटिलाइज हो सकता है। इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो हम अब इसको अभी से डिस्कस कर लें। मेरे ख्याल से क्लियर है ये। ठीक हो गया सर। ये ट्विटर का डाटा हो गया। उसके अलावा अब फाइल क्लासिफिकेशन भी वही हिसाब है। यहाँ से हम न्यू क्लासिफाई करते हैं। अब इसमें जिस तरीके से वहाँ पे पर्सन है, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है जो बाय डिफॉल्ट उसने क्लासिफिकेशन सेव की हुई है, यहाँ पे ये वाली उसने बाय डिफॉल्ट काफ़ी ज़्यादा रखी हुई है। अगर हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं फॉर एग्जांपल, तो हम चाहते हैं कि हम फॉर एग्जांपल फरहाद साहब हैं हमारे क्लास फेलो, तो हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे कि ये जो हमारे जो रिनाउंड किस्म के जर्नल्स हैं, जैसे जर्नलिज्म जो वो मैस कम्युनिकेशन क्वार्टरली है, और उसके अलावा कम्युनिकेशन स्टडीज के जो भी बड़े जर्नल्स हैं उनके सारे आर्टिकल्स डाउनलोड करें और देखें उनमें से कौन कौन से जो डोमिनेंट मेथड्स यूज हो रहे हैं, कौन कौन से थ्योरीज हैं जो ज्यादा यूज हो रही हैं। तो वहां पे इस तरह के डाटा पे हम क्लासिफिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं, हम उनको एसोसिएट कर दें कि ये वाला डाटा जो है, ये वाली 10 फाइल्स जो हैं या 100 फाइल्स हैं, ये 2020 की हैं, ये 2019 की हैं, ये 2018 की हैं, और उनके साथ हम यहाँ पे जाके जब फाइल्स में उसको करते हैं तो उसको एसोसिएट कर दें क्लासिफिकेशन के साथ। तो फायदा ये होगा कि जब हम आगे चल के ये एक्सप्लोर करेंगे ना कि डाटा हमें दिखाया जाए, और इसमें जब हम उसका स्कोप सेट करेंगे तो हम ये सेट कर सकते हैं कि ऐसी फाइल्स में से डाटा कोड हुआ हो जो सिर्फ 2020 की है, तो वो फिर हमें फाइल क्लासिफिकेशन वहाँ पे सपोर्ट करेगा, वहाँ पे हमारा वो जो है ना वो हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, अब फाइल क्लासिफिकेशन हमने देख ली, इसके अंदर और कोई चीज़ रहती है तो वो हम देख लेते हैं। इंटरव्यूज हो गए, लिटरेचर हो गया। लिटरेचर तो सिंपल PDF की फाइल आप इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, और इसके अलावा इमेज हम रिकमेंड करेंगे कि इमेज इसमें आप इमेज आप उसका जो क्या कहते हैं वो, जिसको अगर आप इमेज का एक सर्टेन पोर्शन सिलेक्ट करके उस पे कोई कैप्शन लिख के वो कैप्शन यूज करना चाहते हैं आप
जो एनालिसिस में, तो वो हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप टेक्स्ट की इमेज इसमें इंपोर्ट करें और ये आपको टेक्स्ट शो कर दे, तो ये नहीं करेगा, वो पहले ही आपको उसको टेक्स्ट बना के इसमें वो जो है वो करना होगा। इसके अंदर मौजूद होंगे कुछ, ये देखें, ये एक इमेज फाइल है। तो ये जो फाइल है, ये मतलब फॉर एग्जांपल इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं, इस फाइल को हम कोड कर सकते हैं और इसके साथ जो भी हमने यहाँ पे लिखा होगा वो कोड हो जाएगा। एक्चुअली में वो ये कोड होगा जो हम कंटेंट लिखेंगे। ये सारे उसने रीजन को सिलेक्ट करके इसको उसके ऊपर वो लिखी हुई है, एक कैप्शन लिखी हुई है जो वो यूज करेगा। उसके अलावा ये वीडियो फाइल है, हमने वो देख ली। अभी 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 डॉक्यूमेंट फाइल रहती है, वर्ड फाइल, उसका भी एक वो जो ट्रिकी सा प्रोसेस है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम इमेज फाइल देख लेते हैं। ये वीडियो फाइल जो इंपोर्ट की और साथ में इसके ट्रांसक्रिप्शन की एक बनी बनाई फाइल जो थी वो हमने इसको देख ली। इसके अंदर भी आप यूज कर सकते हैं। इसका ये रिकमेंडेड वे ये है कि आप सबसे पहले टाइम स्पैन रखें और टाइम स्पैन का फॉर्मेट यही हो जो यहाँ पे शो हो रहा है। ये 0 आवर्स, 0 मिनट्स और 1 सेकंड से लेके 2 मिनट्स और 9 सेकंड तक, या 2 सेकंड और 9 मिली सेकंड तक उसने ये कहा है। फॉर्मेट यही हो तो फिर वो इम्बेड भी कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको करूँ तो ये शो हो गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक है, और अगर मैं इसको प्लेस सेलेक्टेड रो करूँ तो फिर वो वहाँ से स्टार्ट होगी। अब मैं इसको 12 8 से करता हूँ, 8 से करता हूँ, तो वो फिर यहाँ पे आता है, वो फिर वो वाली प्ले शो होगी। तो इस तरीके से आप इम्बेड कर सकते हैं जो टेक्स्ट होगा। अगर आपने ये वाला फॉर्म जो है वो रखा होगा, ये वाला फॉर्म रखा होगा, और ये अगर नहीं रखा होगा तो ये इम्बेड नहीं करेगा, बल्कि वैसे ये कंटेंट शो करेगा। इसका ये आप इसको फॉर एग्जांपल मैं इसको सारे को डिलीट करता हूँ। ट्रांसक्रिप्शन इसमें कर सकते हैं लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, आई डोंट नो इसकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही, साथ में आवाज़ भी आती है। तो मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, मैंने 5 सेकंड की जो 5 मिनट की वीडियो ट्रांसक्राइब करनी थी और मुझे अराउंड 30 मिनट्स लगे थे। 30 मिनट लगे थे वो 5 मिनट का जो इंटरव्यू था वो ट्रांसक्राइब करने का। इसका बेहतरीन जो हल जो मैंने ढूंढा है, या जो हम फराज साहब ने और हमने मिलकर ढूंढा है, वो है कि यूट्यूब पे आप अपलोड कर दें वो फाइल, प्राइवेट रखें ताकि वो पब्लिक ना हो और वो आप पे कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए। प्राइवेट रखें और उसको अपलोड कर दें। जब आप वो ऑटोमेटिकली वो उसको उसका जो इंग्लिश का कंटेंट है, इंग्लिश का कंटेंट, वो उसको जो है वो फेच कर लेगा, वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा और वो आपको रिटन फॉर्म में वो दे देगा। फॉर एग्जांपल हम एक यूट्यूब की वीडियो ओपन कर लेते हैं, अवैस आप सबटाइटल्स की कोई बात भी कर रहे हैं? एक इंग्लिश की फाइल। फॉर एग्जांपल अभी किसका किसी का हम कर लेते हैं वीडियो कमेंट्री, क्रिकेट कमेंट्री कर लेते हैं। ये है, यहाँ पे ये देखिए, ये ऐड, एक मिनट, ये देखें, ये वाला उसने ऑटोमेटिकली उसको रिकॉग्नाइज कर लिया। आप इसका मैंने हल ये ढूंढा है कि यहाँ से अपलोड करें, यहाँ पे होता है एक, यहाँ से शायद अपलोड वीडियो, उसको वीडियो अपलोड करें। और अगर वो इंग्लिश में होगी, ये सारे मैंने क्लास में लेक्चर सुने थे, तो इसी तरीके से मुझे बाद में वो जरूर चाहिए थे, तो मैंने इसको अपलोड करके उसमें से वो जो, और इसको डाउनलोड कैसे करना है, यूट्यूब SRT डाउनलोडर। तो यहाँ पे डाउन सब, यहाँ पे आप वो वाली फॉर एग्जाम्पल हमने कौन सी फाइल ये ओपन की थी, यहाँ पे इसको ओपन कॉपी किया, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया और डाउनलोड कर दिया। और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं SRT फाइल। ये कुछ एड्स आ रहे हैं तो वो डाउनलोड हो जाएंगे वहाँ से। SRT फाइल ये दिखे, SRT फाइल डाउनलोड हो गई, ये वाली। अगर हम इसको ओपन विथ टेक्स्ट में देखें,
तो ये देखिए उसने ऑटोमेटिकली ये कर दिया है, हेलो कहा है यहाँ से, वेलकम टू द न्यू राउंड ऑफ विद दिस वीडियो आई विल शो यूर क्रिकेट मोस्ट। तो जो भी इंटरव्यू फाइल्स हैं जो आपकी इंग्लिश में हैं वो आपको मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बात बता दूं कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन वो पैसों की देगा आपको, मतलब अगर आप इनकी ये सर्विस लें तो वो ऑब्वियसली आपसे सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी कहेगा। ट्रायल वर्जन के साथ आपको 15 मिनट की फ्री मिलती है, लेकिन इस तरीके को यहाँ पे प्ले है। सर अगर आप चाहते हैं कि अगर आपने मैनुअली इसकी ट्रांसक्रिप्शन करनी है, मैनुअली ट्रांसक्रिप्शन करनी है राइट। और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बॉक्सेस हों, हाँ जी। टाइम स्पैन के अलावा कंटेंट और उसके अलावा वीडियो का भी हो और वो सारी चीजें हों, तो ये कस्टमाइज होने हैं यहाँ पे जाके ऑडियो वीडियो में। यहाँ पे ओके कस्टम ट्रांसक्रिप्ट फील्ड्स, ओके तो ये आप इसको कर सकते हैं। ओके। अब और सर हम जी सर, जी सर। क्या ये ऑप्शन सभी ट्रायल वर्जन के अंदर भी अवेलेबल है? सर 14 डेज तक आप ट्रायल वर्जन को मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम सारे फंक्शन उसको यूज कर सकते हैं। ओके ओके यस, ये उसमें नहीं है कि सिर्फ ये वो परचेज्ड वर्जन में ही हो। ये ओके हमें थोड़ा सा ये उन्होंने उनकी वो है कि हमें उन्होंने जो जिन्होंने ये किया हुआ है, ये सॉफ्टवेयर किया हुआ है, मतलब एक्सपर्ट सर्टिफिकेशन ली हुई है, हाँ उनको उन्होंने कम्प्लीमेंट्री 1 साल की दी हुई थी, वो हमारी अभी चल रही है। ओके तो बाकी 14 डेज वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल एक 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 कंप्यूटर 2 लोग ओन करते हैं, तो यहाँ से आप जो अब इसको क्लोज करना पड़ेगा, क्लोज करके आप जब पहली विंडो पे जाएंगे, पहले इंटरफेस पे जाएंगे तो लॉग आउट का ऑप्शन है। तो राइट दूसरा जो शख्स आपका कंप्यूटर यूज कर रहा हो तो वो फिर अपने ईमेल से लॉगिन करके उसको फिर यूज कर सकते हैं। ओके। और अब अगर सर हम चलते एक और क्वेश्चन था वैस, अगर हम इसको परचेज करते हैं तो वो एक ही सिस्टम पे चलेगा या अलग अलग सिस्टम पे भी चल सकता है? अलग अलग सिस्टम पे भी चलेंगे सर, एक सिस्टम अच्छा पे नहीं, जिस मर्जी सिस्टम पे चलाएं आप। ओके, मतलब वहां डाउनलोड करें, अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल के वहां चला सकते हैं। जी, और इसका अभी एक सर वो चल रही है, एक प्रमोशनल कैंपेन भी चल रही है गालबन $249 में। वो एक छोटा सा कोर्स जो बिल्कुल बेसिक लेवल का है, वो हम्म, आपको उसकी फ्री एक्सेस देंगे उस कोर्स की, और साथ में मेरा ख्याल है 1 साल के लिए है उसका ये वर्जन जो आप वो परचेज कर सकते हैं। और $249 में? गालबन अराउंड $250, मुझे एग्जैक्ट ओके अमाउंट नहीं पता, लेकिन उनकी ठीक है वेबसाइट पे है सर। ठीक है ठीक है। थैंक और यू। ये ट्रायल वर्जन हो, आपने परचेज कर लिया हो, ऑप्शंस यही रहेंगे ओके जो आपको ये अवेलेबल होंगे। अच्छा सर, अब हम बात कर लेते हैं कि वर्ड की फाइल किस तरीके से आपने इसमें इंपोर्ट करनी है। एक तो रैंडमली आपने जो मर्जी उसका वो लिखा, वो जो फॉर्मेट हो उसका, वो आपने इंपोर्ट करना है। तो वो तो आप लिखें, टेक्स्ट में लिख दें, वर्ड में लिख दें, जो मर्जी उसका स्ट्रक्चर हो, सेमी स्ट्रक्चर जो भी हो, वो इंपोर्ट कर लेगा। हम्म दूसरा, ये जो आप चाहते हैं, अब फर्ज कर लें हम इसको इस तरीके से ले लेते हैं कि आप चाहते हैं कि वर्ड की फाइल है, फॉर एग्जांपल हम ये एक फाइल उठाते हैं और इसको कॉपी करते हैं सारे टेक्स्ट को, और साथ में हम इसको एक वर्ड की फाइल में वो अपलोड कर देते हैं। ये हमारे पास है, और ये हमने इसके सारी फॉर्मेटिंग क्लियर कर दी है। फर्ज कर लें ये है कि ये इंटरव्यू की डिस्क्रिप्शन है, ये क्वेश्चन 1 है, और सर आप ना अपना माइक ऑन रखें ताकि मुझे पता चलता जी रहे कि मेरे पास करेक्ट जो है करेक्ट। वो। जी जी। तो ये एक क्वेश्चन है और उसका लिंडा ने उसको क्वेश्चन किया है, चार्ल्स ने उसका जवाब दिया है, फिर लिंडा का क्वेश्चन है, फिर चार्ल्स का है जवाब। ये क्वेश्चन 1 हो गया। राइट ये लिंडा का फिर दूसरा क्वेश्चन, फॉलो अप क्वेश्चन कह लें आप, और इसके हम्म बाद ये क्वेश्चन 2 है। एक तो ये है कि आप इसको एज इट इज इंपोर्ट कर लें, ओके एज इट इज इंपोर्ट कर लें। दूसरा तरीका ये है कि इस पे कोई जो है ना फॉर्मेट इसका कोई अप्लाई करें, और हम चाहते हैं कि हम्म ये एज कोड बन जाए वहां पे, और ओके जो बाकी सारा जितना भी टेक्स्ट है उस कोड के अंदर कोड हो जाए, उस थीम के अंदर। तो हम्म करना हमें सिर्फ ये है कि हम इसको आप इसको हेडिंग 1 का नाम दे दें,
ओके। और इसको आप दूसरे क्वेश्चन को भी हेडिंग 1 का नाम दे दें और तीसरे को भी हेडिंग 1 का नाम दे दें। इस तरीके से आप जितने भी कोड्स चाहते हैं जनरेट हो ऑटोमेटिकली, तो वो इस तरीके से एक इसका ऑप्शन ये है। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप चाहते हैं कि ये जो लिंडा है इनका अलग से केस बन जाए जिसमें सिर्फ इसके क्वेश्चंस हों और चार्ल्स के जितने भी आंसर होंगे वो अलग से केस हो और उसके अंदर कोड हो जाए। तो फिर आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा कि पहले क्वेश्चन और जो इंटरव्यूअर का नाम, फिर इंटरव्यू का आंसर, इसके बाद इंटर आपने दबाना है, आपने स्पेस नहीं दबानी, ताकि उसको पता चले कि इंटर के बाद जो भी टेक्स्ट होगा वो लिंडा का होगा, और फिर इंटर दबाएंगे, फिर चार्ल्स का नाम होगा, उसके बाद जब इंटर करेंगे तो जो भी होगा वो चार्ल्स का होगा। ये हम देख लेते हैं हमने कैसे करना है। ये हमारे पास हमने इस तरीके से इसको किए है। और अब हम इसको करते हैं सेव एज एनुअल वर्कशॉप विद सेव होगी, मुझे देखने दो, ये होगी। अभी हम इसको यहाँ तक रखते हैं और इसको हम क्लोज करते हैं। अब हमने ये फाइल जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट करनी है, यहाँ पे इंपोर्ट करनी है। ये चार्ल्स की थी, चार्ल्स की फाइल हम डिलीट कर देते हैं। ओके। यहाँ रहे भी कोई इशू नहीं है। मैंने यहाँ से क्या किया, मैंने यहाँ से इंपोर्ट कर ली। अब उसने पूछा कि ये फाइल्स की फाइल एट्रीब्यूट्स क्या है, जो हमने यहाँ पे सेव किए होंगे फाइल क्लासिफिकेशन में, और जो भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी हमने सेव की होंगी और उसकी जो भी एट्रीब्यूटिंग वैल्यूज होंगी वो यहाँ पे होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने इंटरव्यू भी यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो हम यहाँ पे देखते हैं इंटरव्यू में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, डेट कौन सी थी, टाइम कौन सा है। अगर हम इसमें मजीद उसको कस्टमाइजेशन चाहते हैं तो यहाँ पे जाके हम उसके एट्रीब्यूटिंग वैल्यूज भी ऐड कर सकते हैं। ये हमने करने के बाद हमने कोई नहीं चाहिए इसको, नो क्लासिफिकेशन, अभी यहाँ तक हम नहीं गया तो हमने ये ओके कर दिया। अब हम चलते हैं कोडिंग की तरफ। अब हमने कोडिंग कैसे करनी है, हमने फाइल्स इंपोर्ट कर ली, हमने जो है केसेस देख लिया क्या होता है। कोडिंग को हम थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये कोड्स बने हुए हैं, कोड आप कोई भी बन सकता है, आपका कोई भी थीम है वो आप कोड बना दें। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे भी कोड बनाते हैं। इसके अगर आपने कोई चाइल्ड कोड बनाना है तो आप इसको चाइल्ड कोड भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपना कोड बना तो ये बन गया। तो इस तरीके से कोडिंग आप जो मर्जी कोई भी फॉर्मेट की आप इसको कर सकते हैं, आप इसको क्रिएट करें और आपका कोड बन जाएगा। ओके। ये थीम्स हो गए। अभी हम यहाँ पे नहीं जाते क्योंकि ये थोड़ा सा बात कर लेते हैं रिलेशनशिप्स क्या होती हैं। रिलेशनशिप होता है सर कि आपके जो इंटरव्यू आपके जो रिस्पोंडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह से मैंने किया था पोस्ट मैरिज फैमिली स्ट्रक्चर में, कोई किसी का भाई था, कोई किसी की बहन थी, कोई किसी की बहू थी, कोई किसी का ससुर था, कोई सास थी, इस तरीके से। तो वो जो रिलेशनशिप आप उनको असाइन कर देते हैं केसेस को कि ये इसका, फॉर एग्जांपल मैं रिलेशनशिप में जाता हूँ, यहाँ पे न्यू रिलेशनशिप, यहाँ पे बताता है कि किसका है, तो मैं यहाँ पे केस में जाऊं और उसमें पार्टिसिपेंट कोई भी हो, मैं उसको कहूँ बारबरा जो है वो टू किसके साथ है। ये भी मैं फिर केस में जाता हूँ, फिर दोबारा जाता हूँ पीपल में, इंटरव्यू में बारबरा जो है वो बेटी की सिस्टर है कह लें, और सिस्टर का आप जो भी इसको करना चाहें, हैज फैमिली इन, contributed to, grew up in, has family in, impacts, is a member of, dependent on, married to, और ये सारे आप कस्टमाइज कर सकते हैं। ये सारे यहाँ पे अगर आपने न्यू रिलेशनशिप बनाना है, टाइप बनानी है, तो आप यहाँ पे बता दें और इसका रिलेशनशिप वन वे क्या होगा। फॉर एग्जांपल डॉक्टर नीरज सर अवैस को जानते हैं, तो वो फिर आप एसोसिएटिव बना सकते हैं। डॉक्टर नीरज सर ने एम्प्लॉय किया हुआ है अवैस को, तो वो फिर ये वन वे रिलेशनशिप हो गया। सिमेट्रिकल के डॉक्टर नीरज सर के किसी और डॉक्टर बड़े के दोस्त हैं, तो वो सिमेट्रिकल हो गया। तो इस तरीके से आप रिलेशनशिप बना सकते हैं और उसकी जो डायरेक्शन है वो आप सेट कर सकते हैं। ये सिर्फ काम इसे आता है कि जब आप सोशल नेटवर्क एनालिसिस करते हैं ना, कि हमें ग्राफ के फॉर्म में बता दे कि हमें एक बड़ा, मतलब हमारे पास तो 100 ऑफ रिस्पोंडेंट्स हो सकते हैं, तो हमें ग्राफ सा दिखा दे कि कौन किसका जो है ना वो किसके साथ एसोसिएटेड है इन टर्म्स ऑफ देयर रिलेशनशिप। तो ये उसके बारे में वो सारी चीजें वो करता है।
एम आई क्लियर सर? हाँ जी। ठीक हो गया सर। तो अभी हम कोड्स में जाते हैं। तो कोड्स में हमने ये सारा कुछ क्रिएट किया है। अभी हम सिर्फ कोड तक रहते हैं। अच्छा, कोडिंग के अब तरीके डिफरेंट हैं। अगर आप किसी इंटरव्यू को ओपन करें, सिंपल सा तरीका है कि आप इसको सिलेक्ट करें और ये डिटेल व्यू है। कोड आप अगर फर्ज कर लें कि अब ये कोड शीट आ गई, आप यहाँ से उठाएं और उसको कोड कर दें, जहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल एनवीओ वर्कशॉप में किया है तो वो कर दिया। अब हमने ये भी कोड करना है इसमें, तो आपने इस तरीके से कर दिया। यहाँ पे ये चीज समझने वाली है कि एनवीओ वर्कशॉप में अभी तक एक फाइल से कोडिंग हुई है और 2 सेंटेंसेस या 2 जो है रेफरेंसेस वो कोड हुए हैं। यहाँ पे ये भी बात बता दें कि जब आपने आगे चल के इनका कोई रिलेशनशिप देखना है या एनालिसिस में जाना है, तो कभी भी रिकमेंड नहीं किया जाता कि कंपैरिजन करें एज नंबर ऑफ रेफरेंसेस, कि रेफरेंसेस की बेस पे आप ना करें। फॉर एग्जांपल, किसी आपने फाइल में एक वर्ड कोड किया होगा, किसी में आपने पूरा सेंटेंस कोड किया होगा, तो वो शायद आपको मिसलीड कर सकता है। तो ये समझने के लिए जरूरी है कि एक ही फाइल में हुआ है, एक ही फाइल से कोडिंग हुई है और 2 दफा 2 जो हैं वो जो टेक्स्ट, ये सेंटेंसेस या वर्ड्स उसमें कोड हुए हैं। तो ये तो एक तरीका है कोडिंग करने का कि आपने कोड्स जनरेट किए, कोड क्रिएट किए और साथ में आपने कोडिंग कर दी। और भी बहुत सारे तरीके हैं, कोड सिलेक्शन करें और यहाँ पे आपके पास वो कोडिंग की लिस्ट आ जाएगी, उसमें आप कोड कर सकते हैं। लेकिन ये तो हम मैनुअली भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर हमें जो हेल्प करेगा ज्यादा, वो इस तरीके से करेगा कि हम इसको ऑटो कोड किस तरीके से करना है। फॉर एग्जांपल, ये हमने इसको मैं क्लोज करता हूँ, ये हमने अभी बनाई थी जिसमें वो जो फाइल थी, मैं इसको क्लोज कर दूं बाकी। अवैस, यस सर। एक थोड़ा सा ये बताएंगे कि कोड का पर्पज क्या है, हम क्या कर रहे हैं कोड में? सर कोड थीम, थीम का जो है ना इंटरचेंजेबल वर्ड यहाँ पे कोड बनाया गया है। जैसे मैंने इंटरव्यू मतलब लिया और 5 क्वेश्चन पूछे, अब जी जी, उस कोड, क्या क्वेश्चन को कोड बोल रहा हूं मैं? इट्स अप टू यू सर। आप क्वेश्चन को कोड बोल दें या फॉर एग्जांपल सर हमारे यहाँ पे एग्जांपल दी जाती है कि अ फादर सोल्ड हिज लैंड टू सेंड हिज सन टू अमेरिका फॉर हायर स्टडीज हम्म, and to arrange money for the marriage of her daughter, of his daughter। हम्म, तो इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी एक कोड निकल सकता है। इसमें ये भी निकल सकता है कि यूएस जो है वो हायर एजुकेशन के लिए बड़ा डोमिनेंट एक कंट्री है। तो इट्स अप टू यू। और जो आपकी जो लिटरेचर आपको क्या कहता है, किस किस्म के कोड्स आपके टेक्स्ट में या जो भी आप रिसर्च प्रॉब्लम या जो भी आप रिसर्च एरिया एक्सप्लोर करने जा रहे हैं उसमें क्या क्या थीम्स जो हैं वो पहले आइडेंटिफाई हो चुके हैं। डिडक्टिव अप्रोच भी यूज हो सकती है, इंडक्टिव अप्रोच भी यूज हो सकती है, या दोनों मिक्स भी यूज हो सकती है। ओके। ये क्लियर हो गया सर कि हाँ जी। कोड जो है वो थीम है जो डाटा से निकल रहे हैं। आप ओके। मैनुअली क्रिएट कर दें और फिर बाद में उसको फाइल्स में से उसमें डाटा आप उसको पॉपुलेट करते जाएं, उसमें डाटा उसको वो भरते जाएं, उसमें वो फीड करते जाएं। और कोडिंग का जैसे प्रोसेस होता है कि डाटा से कोड करना है थीम्स में। ये पहले जिन्होंने आप में से पहले जो पिछले वर्जन यूज किए होंगे, ये पहले था नोड के नाम से, NODE। लेकिन ओके। अब उन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया और इसको कोड रख दिया और कोड थीम है। ये सारे थीम निकले हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो मैंने आपको अर्ज की थी कि ये वाला जो प्रोजेक्ट हम जिसको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं एज सैंपल फाइल, ये है कि एक 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 जगह पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे और हम्म। वहां पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की वजह से वहां के लोगों की लाइफ किस तरीके से डिस्टर्ब हुई है। तो किसी ने रियल एस्टेट में डेवलपमेंट के बारे में बात की है, किसी ने सेंस ऑफ कम्युनिटी डाउन ईस्ट के बारे में बात की है, किसी ने इकोनॉमी के अंदर बात की है और साथ में एग्रीकल्चर इकोनॉमी, फिशिंग, जॉब एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग पे इफेक्ट आया है, इन्फ्लुएंस आया है। तो ये सारी इस तरीके से उन्होंने बातें की हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट को किस तरीके से इफेक्ट किया है, उसमें उन्होंने कुछ थीम्स जो है वो आइडेंटिफाई किए हैं। कम्युनिटी चेंज, इसके बारे में किन लोगों ने क्या राय दी है, तो वो उन्होंने इसमें कोड किया है। तो बेसिकली कोड्स आर बेसिकली द थीम्स। और आप कुछ जो इंडक्टिव ये है कि आप पहले डाटा एक्सप्लोर करें और उसमें से जो थीम्स निकले। डिडक्टिव ये है कि पहले ही आप कोड्स बना लें और उसमें डाटा पॉपुलेट करते जाएं कोडिंग के जरिए, या फिर आप मिक्स भी बना सकते हैं। ओके। तो इस तरीके से एक तो तरीका ये है कि आप लिटरेचर की फाइल, सॉरी इंटरव्यू की फाइल ओपन करें, यहाँ पे जाएं और जो मैंने तरीका बताया
अब ये डिटेल व्यू है यहाँ पे। अब एक तरफ आप ये कोडिंग शीट ओपन करने इस तरीके से जो भी आपने बनाए होंगे, और यहाँ से आप वो करते जाएं। और दूसरा तरीका यह है कि जो डाटा आपने दिया उसको राइट क्लिक करके कोड सिलेक्शन, और ये काफ़ी ऑप्शन हैं जो वो करते हैं। ये कोड इन वीवो क्या है? अगर आप, अब मैंने सबसे पहले बात की थी यहाँ पे ऑप्शंस में जाके, ये वाली राइट। वीवो ये है, एनवी ये है कि अगर आप कोई ऑटोमेटिकली कोडिंग जनरेट करना चाहते हैं और उसका यूजर नेम, जो ऑटोमेटिक कोडिंग जनरेट होगी ना, उसका इनिशियल एनवी होगा, एनवी। ओके। इसका मतलब यह है कि सॉफ्टवेयर ने किया। कल को अगर सर फॉर एग्जांपल जैसे हम इंटर कोडर रिलायबिलिटी नहीं चेक करते कि किस हाँ जी। कोडर ने किस तरह से किया, तो हमने अगर जो कंपैरिजन करना है तो हम इनिशियल्स की बेस पे करेंगे। मैंने अपना एमए रखा हुआ है ओके। और नीरज सर एनएस, इस तरीके से आप इसको वो कर सकते हैं। ओके। तो राइट क्लिक ये इस तरीके से होगा। एक तो तरीका यह है कि आप इनको पॉपुलेट करते जाएं, और ये तो मैनुअल तरीका है, ये तो कोई कोर्स का सॉफ्टवेयर है वो भी बड़ा इजीली कर सकता है। जो ये चीज ज्यादा बेहतर ऑफर करता है वो है ऑटो कोडिंग। कि कोडिंग आप ऑटो जो है ना सॉफ्टवेयर से कहेंगे वो ऑटो कोडिंग करे, तो जिस तरीके से ये हमने फाइल क्रिएट की हुई है, इसको हम राइट क्लिक करें और यहाँ पे आता है ऑटो कोडिंग। ओके। सॉफ्टवेयर सर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक 3-4 काम करता है। एक तो यह है कि आपने 3-4 स्टेप्स में काम होते हैं। एक तो यह है कि आपने फाइल्स इंपोर्ट कर ली। दूसरा तरीका है कि आपने कोड करना है सर्टेन थीम्स में, वो ऑटो कोड भी हो सकता है, वो मैनुअल भी हो सकता है। तीसरा यह है कि आप जो कोड्स बनाए हैं और जो आपके पास फाइल्स हैं उनका कोई कनेक्शन एक्सप्लोर कर लें। ये 3 ही काम है इसके। तो हमने इसको ऑटो कोड किया। अब वो कहता है कि आपने इसको ऑटो कोड किस तरीके से करना है। आप मुझसे चाहते हैं कि थीम्स आइडेंटिफाई हो, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। आप चाहते हैं कि स्पीकर नेम, अब मैं इसको एक्सप्लोर करता हूं क्योंकि मैंने जो सॉफ्टवेयर की ये फाइल बनाई है, इसमें ये स्पीकर है और ये भी स्पीकर है, ये भी स्पीकर है, नो डाउट ये भी है, लेकिन मेन ये है, ये भी स्पीकर है, ये भी स्पीकर है। मैं चाहता हूं कि इसको स्पीकर नेम के जरिए बन जाए, तो मैं इसको राइट क्लिक किया और इसको मैंने नेक्स्ट किया। अब वो चाहता है कि स्पीकर नेम कहाँ पे है, तो अगर मैं स्पीकर का नाम यहाँ पे लिखूंगा, फॉर एग्जांपल लिंडा है, तो वो ऑटोमेटिकली लिंडा का टेक्स्ट वो कर लेगा, क्योंकि उसको लगता है कि लिंडा को से जब आपने इंटरप्ट किया तो सारा ही वो उस स्पीकर का है। लेकिन हम कहेंगे कि मेरी इस फाइल में लिंडा भी है और साथ में चार्ल्स भी हैं। उसने उसको डिफरेंट नाम दे दिया। अब लिंडा को उसने अब अलग से जो है हाईलाइट कर दिया और चार्ल्स को उसने अलग से हाईलाइट कर दिया और इसको अलग से हाईलाइट कर दिया। तो ये बेसिकली इस तरीके से हम स्पीकर्स को ऑटो कोड कर सकते हैं। अब स्पीकर्स को ऑटो कोड कैसे करना चाहिए? एज केसेस, क्योंकि ये हमारे इंटरव्यूअर्स, कुछ इंटरव्यूअर्स होंगे, कुछ इंटरव्यूईज होंगे, तो इनको हम चाहते हैं कि एज केसेस हम उसको वो करें। तो स्पीकर नेम को जब भी आप ऑटो कोड करेंगे इस तरीके से, तो वो कहेगा कि ये एड केसेस होंगे, ये केस होंगे। अब इसको आपने यहीं पे कोई एग्जिस्टिंग क्लासिफिकेशन में लेके जाना है तो आप उसको लेके जा सकते हैं, वरना फिर आप ना लेके जाएं। और ये क्या हम बेसिकली वो पूछना चाह रहा है कि ये पर्सन है, ऑर्गेनाइजेशन है, या किस क्लासिफिकेशन में आप इसको एसोसिएट करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। तो आप इसको फिनिश जब करेंगे तो केसेस में जब आप देखेंगे तो ये चार्ल्स और लिंडा आ गए, और लिंडा में जितने भी ऑप्शन उसने क्वेश्चंस पूछे थे वो सारे सिर्फ अब लिंडा के क्वेश्चंस हैं, और चार्ल्स के सिर्फ चार्ल्स के क्वेश्चंस हैं। यहाँ तक क्लियर है सब? फिर क्या, हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है। एक बार मुझे लगा अभी तक सर कि मेरी आवाज गई। नहीं नहीं, क्लियर है। एक बार अवैस यहाँ तक का एक बार दोबारा ओवरव्यू एक बार दे दीजिए। हमने एक तो जी बात की है इंपोर्ट की, कई तरह की फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं इंक्लूडिंग सोशल जी जी मीडिया। एक हमने बात की है केसेस की, एक हमने बात की है कोड्स की। जी जी, मैं सर इन्हीं ओवरव्यू दे देता हूँ, मैं जी। ओवरव्यू देता हूँ। सॉफ्टवेयर में सर हम फाइल्स इंपोर्ट कर सकते हैं। फाइल्स डिफरेंट तरह की हो सकती हैं। अगर आप इंपोर्ट टैब में जाएं तो प्रोजेक्ट में अगर आप दो लोगों ने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम किया और आप मर्ज करना चाहते हैं तो एन कैप्चर सोशल मीडिया से डाटा, फाइल्स में आप वर्ड की फाइल, पीडीएफ की फाइल, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, जो भी आप इसमें इंपोर्ट करना चाहें। सर्वे की फाइल हमने बात की, ओपन एंडेड क्वेश्चन है वो थीम्स बन जाएंगे।
और जो क्लोज एंडेड होंगे वो फाइल एट्रीब्यूट या केस एट्रीब्यूट बन जाएगा। क्लासिफिकेशन में अगेन एसपीएसएस से आप क्लासिफिकेशन शीट वो जो है ना वो कर सकते हैं। बिब्लियोग्राफी ये ज़्यादा यूज़ होनी चाहिए, क्योंकि जब आप इसको रेफरेंस, जब आप इसकी आउटपुट फाइल निकालेंगे तो उसमें रेफरेंस देने होंगे, तो वो आपके ऑलरेडी इन सॉफ्टवेयर्स में जो आपने बनाए होंगे वो इंपोर्ट कर सकते हैं। आउटलुक से अगर आपने ईमेल्स का कोई एनालिसिस करना तो वो भी हो सकती है, कोड बुक हुई है तो वो आप उसको कर सकते हैं। और इसमें हमने बात की है एनकैप्चर से आपने जो डाउनलोड की होंगी यहाँ से, तो वो आप यहाँ से आप इंपोर्ट करें जो भी आपने करनी है, जो भी आपकी जो ट्वीट्स काम की हैं। और सर्वे में आपने एक्सेल की टेक्स्ट या सर्वे मॉन्की वगैरह से, सर्वे मॉन्की के बारे में ये कहा जाता है कि सर्वे मॉन्की से अगर आपने फाइल इंपोर्ट करनी है तो ओपन एंड क्वेश्चन जो है ना, ओपन एंड क्वेश्चन वो 250 कैरेक्टर्स से ज्यादा ना हो। क्वेश्चन जो है 250 कैरेक्टर से ज्यादा ना होगा, वरना ये इंपोर्ट नहीं करेगा। खैर हमने सिर्फ एक्सेल के बारे में बात की है, तो एक्सेल को जब आप इंपोर्ट करेंगे तो ओपन एंडेड जो है वो थीम बन जाएंगे और वो फाइल क्लासिफिकेशन बन जाएगी। और उसके अलावा हमने यहाँ पे सोशल मीडिया का डाटा भी थोड़ा सा डाउनलोड करके देख लिया। फाइल क्लासिफिकेशन, अगर आप इन फाइल्स को कोई एसोसिएशन देना चाहें, फॉर एग्जांपल ये इंटरव्यू की फाइल है, ये लिटरेचर की फाइल है, और अगर आप सिर्फ लिटरेचर रिव्यू करना चाहते हैं तो आपके एट्रीब्यूट्स ज़्यादा बनेंगे क्लासिफिकेशन में, कि आपने लिखना है कि कौन से जर्नल में पब्लिश हुआ है, कौन से ईयर में पब्लिश हुआ है, तो वो आप फाइल क्लासिफिकेशन में इसको कर सकते हैं। एक्सटर्नल्स, ऐसा सारा कंटेंट, ऐसा सारा डाटा जो फिजिकल फॉर्म में एनवीओ के अंदर मौजूद नहीं है। कोडिंग के अंदर आपके थीम्स हो जाएंगे, वो आप क्रिएट कर सकते हैं। डिडक्टिव, इंडक्टिव और मिक्स्ड कोई भी अप्रोच यूज हो सकती है, आप मैनुअली इसको वो कर लें। सेंटिमेंट के बारे में अभी हमने बात नहीं की। रिलेशनशिप्स के आपका जो केसेस हैं या आपके जो फाइल्स हैं, इनके अंदर कोई कनेक्शन है, कोई रिलेशनशिप है, तो आप एक रिलेशनशिप के टाइप यहाँ पे बना के यहाँ पे उसको एसोसिएट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। केसेस, आपके जितने भी यूनिट ऑफ एनालिसिस हैं, चाहे वो अगर आप कोई मैनेजमेंट साइंसेज या कोई इस तरह की कोई फील्ड से हैं जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस हो, तो यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशंस को रखेंगे। वरना अगर आपने कोई इंटरव्यू वगैरह किए हुए हो तो वो पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे हमारे जो हैं वो केसेस बन जाएंगे। अगेन केस क्लासिफिकेशन, अगर तो आपके जो हैं लोग आपके जो हैं केसेस हैं, तो फिर केस क्लासिफिकेशन में आप मैनुअली क्रिएट कर सकते हैं पर्सन की एक कैटेगरी, और इसमें फिर एट्रीब्यूटिंग वैल्यूज इसमें दे सकते हैं कि जेंडर, एज या जो भी आप इसको देना चाहें, तो वो सारा कुछ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमने अभी तक कवर किया है, और अभी हम जो एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो है कि हमने कोडिंग किस तरीके से करनी है। सर यहाँ तक हमने अभी डिस्कस किया जी। थैंक यू। यहाँ पे सर जी यस प्लीज सर। मेरे ख्याल से ये क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक। अवेश सर, हम कोई ब्रेक लें बीच में या कंटिन्यू करें? सर जो आपका हुक्म हो, ब्रेक ले लें तो। ओके। Dr. Neeraj, I have a question here. हाँ जी। Aves, you just mentioned regarding the review that we can perform our review also, literature review using NVivo. Yes. Am I right? Yes. Okay. Yes. So you mean to say that NVivo also helps us to analyze the papers for structured literature review, where we want to know the journals, the name of the journals where these papers have been published, the context in which that particular study has been conducted, the country where that study was conducted, maybe the sample, who were the sample, customers, employees, managers, the year also, underlying theory also, and the authors also. So everything we can get using NVivo. Am I right? Yes. So Very right. it would be of great help to us if you can just tell us, maybe subsequent lectures, if you can just share with us that, how to perform this literature review using NVivo. हम एक अलग से सेशन इस पे रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसका यूज कैसे लिया था, एक है इसमें क्लस्टर एनालिसिस जो हम आगे चल के एनालाइज में एक्सप्लोर करेंगे। उसमें यह है कि आपके पास फॉर एग्जांपल मैं अगर ऑनलाइन हेट पे काम कर रहा हूँ, ऑनलाइन हेट पे या किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, और मैंने 100 या 1000 आर्टिकल्स डाउनलोड किए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं देखूं कि उनमें से जो एक दूसरे के साथ सिमिलर आर्टिकल्स हैं, जो एक ही बारे में बात कर रहे हो, वो हमें क्लब करके अलग से दिखा दे, और दूसरे अलग से, वो इसमें ऑप्शन है, आगे चल के हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। बाकी ये किस तरीके से हमें लिटरेचर रिव्यू में हेल्प कर सकता है,
वो हम ज्यादा बेहतर तरीके से उसी सूरत में जान सकेंगे जब हमें सारे इसके फंक्शंस पता हो चल जाएंगे कि ये बेसिकली कर क्या क्या सकता है, हमारे लिए क्या क्या ऑफर कर सकता है। बाकी जब आपका सर का हुक्म होगा तो हम उस पे भी किसी दिन सीटिंग रख लेंगे और उसको भी डिस्कस कर लेंगे। Okay,